हेलो मित्रों, नमस्कार। मेरा नाम सतीश आनंद है। मैं फ़िलहाल दिल्ली में हूँ। दिल्ली से मैं आप अपने सभी मित्रों से बातचीत कर रहा हूँ। और सबसे पहले तो मैं बलवंत ठाकुर जी का और नटरंग जम्मू बहुत बहुत आभारी हूँ आपका कि आपने मुझे ये मुझे ये अवसर दिया, आ, आप लोगों से बात करने का, अपने मित्रों से मिलने का। क्योंकि ये एक ऐसे दौर से हम गुजर रहे हैं जिसकी कल्पना हमने कभी भी नाटकों में नाटकों में भी नहीं की थी, सपने में भी नहीं की थी कि ऐसा समय आएगा और कुछ ऐसा होगा। लेकिन ये सब जो कुछ हो रहा है, इसका एक बड़ा ही नाटकीय महत्व भी है, जिसका मुझे लगता है कि हम लोग नाटक करने वाले, लिखने वाले, प्रदर्शनकारी या अन्य कलाओं वाले सब इसको किसी न किसी रूप में इस्तेमाल ज़रूर करेंगे। और जो कुछ भी हम करते हैं, चूँकि कला के इस क्षेत्र में अलग-अलग उसके क्षेत्र हैं कला के, तो हर कोई अपने ढंग से जो जैसा वो देख रहा है, समझ रहा है, अनुभव कर रहा है समाज को या समय को, तो उसको वो अभिव्यक्त करेगा। तो उसमें एक ये भी समय हमें मिला, और इसमें चूँकि काफ़ी लंबा समय गुज़र गया है, लगभग 5 महीने होने को हैं। और इन 5 महीनों में आदमी, मैं अगर अपनी बात करूँ तो बहुत आत्ममंथन काफ़ी किया है। अपने आप हुआ है। समय कहाँ मिलता है कि आदमी आत्ममंथन कर पाए, जीवन की जैसी भाग-दौड़ है। लेकिन इसमें ये आत्ममंथन करने का समय मिला, और क्या खोया, क्या पाया, क्या कैसे किया, एक पूरी वो जो सारे जीवन की एक यात्रा है, कहाँ-कहाँ जीवन के जो पड़ाव थे उनसे गुज़रते हुए हम कहाँ पहुँचे और क्या हासिल किया, और मैं क्या हूँ, अपने आप को फिर से एक बार असेस करने का और बहुत आराम से असेस करने का एक ये समय मिला है, जिसकी ये मैं समझता हूँ कि ये समय हम सब के लिए, जितने भी कलाकार हैं उनके लिए बहुमूल्य है। और इससे बहुत कुछ ऐसी चीज़ें निकल कर आएंगी। जैसे वो समुद्र मंथन हुआ था तो उसमें बहुत सी चीज़ें निकल के आई, अ, और उन सब का इस्तेमाल हम सब अपने अपने जीवन में अपने अपने ढंग से ज़रूर करेंगे। अब मैं अपने विषय पर आता हूँ। जैसे बलवंत जी ने कहा कि आपको आपकी रंग दृष्टि या आपकी दृष्टि में रंगमंच कैसा, या कैसी आपकी दृष्टि है, आप कैसा समझते हैं, क्या होनी चाहिए। तो मैं अपने बारे में बताऊं, क्योंकि मैंने रंगमंच या नाटक काफ़ी बड़े हो के नहीं किया, पढ़ लिख कर नहीं किया कि एक जैसे आमतौर पे लड़के लड़कियां, जो शहरी लड़के लड़कियां हैं, वो ग्रेजुएशन करने के बाद या मैट्रिक करने के बाद या +2 करने के बाद या एमए करने के बाद, जब वो वैचारिक रूप से या समझ के रूप से काफ़ी प्रौढ़ हो चुके होते हैं, मैच्योर्ड हो चुके होते हैं, तब वो एक किसी लाइन का चुनाव करते हैं, मुझे इसमें जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। मेरे साथ ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। अ, बचपन से ही मैं, अगर आप थोड़ा सा उसकी तरफ जाऊं तो आपको थोड़ा मैं समय दूंगा कि किस तरह से मेरी दृष्टि बदलती गई है जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ। क्योंकि जो मुझे अपना बचपन याद आता है, या मेरी माँ मुझे बताया करती थी, हम मैं मेरा जन्म जो है वो पश्चिम पाकिस्तान में हुआ। और पार्टीशन के बाद 1947 में, 1 मई 1947 में मेरा जन्म हुआ था। पाकिस्तान, अभी वो पाकिस्तान है, वहाँ हुआ था। और उसके बाद फिर पिताजी पूरे परिवार को लेके उस पूरी मार काट के बीच में जो उस समय की जो त्रासदी है, जो विभाजन की जो हम लोगों ने झेली है, जो उधर से रिफ्यूजी होकर आए,
तो खैर उस पे जाने की बात नहीं है। उस त्रासदी को झेलते हुए मेरे पिताजी हम पूरे परिवार को पहले अमृतसर लेके आए, वहाँ पे एक रिफ्यूजी कैंप था, फिर एक अम्बाला में रिफ्यूजी कैंप उन्होंने बनाया था। तो अमृतसर में काफ़ी भीड़ हो गई, ज़्यादा लोग हो गए, तो फिर कुछ को शिफ्ट वहाँ अम्बाला कर दिया। फिर अम्बाला के बाद उन्होंने एक और नया पानीपत में बनाया था, फिर पानीपत भी शिफ्ट कर दिया गया। तो फिर उसके बाद पिताजी और मेरे पिताजी के बड़े भाई ये दोनों जगह तलाश करने लगे कि कहाँ पे हम लोग सेटल कर सकते हैं, कहाँ हमें अपना व्यापार करना चाहिए। जो क्योंकि इनकी पाकिस्तान में ही दुकान थी किताबों की, बुक शॉप थी, स्कूल की और कॉलेज की किताबें ये बेचा करते थे, स्टेशनरी का काम था इनका, और साथ में कुछ घड़ियों का भी काम भी करते थे। तो इन्होंने फिर ये दिल्ली में कश्मीरी गेट में छोटा बाजार है, वहाँ पर एक दुकान इनको पसंद आई और वो जगह भी इनको पसंद आई। तो फिर वो पिताजी और ताऊ ये सारे मिल के हम लोग वो हम लोग को दिल्ली ले आए, और दिल्ली में मेरा शुरुआती दौर जो है मेरा वहाँ का है। मैं 5वीं क्लास तक दिल्ली में पढ़ा। पहले तो वो एक म्यूनसिपैलिटी का एक स्कूल होता था, वो चौथी क्लास तक वहाँ पे पढ़ा। फिर वहाँ से पास करने के बाद मोरी गेट हाई स्कूल है, वो अभी भी है, तो उसमें मेरा दाखिला हुआ। और उसी समय तो छोटे बहुत छोटे छोटे थे, माँ बताती है कि वो हम लोग को रामलीला दिखाने के लिए ले जाती थी, हम लोग रामलीला देखने जाते थे। और दूसरे दिन आके फिर जो रामलीला में मैं देख के आता था, वो अपने मोहल्ले के लड़कों के साथ ही मिलके ना हम उसको री एनेक्ट करते थे। अब वो बहुत छोटे छोटे थे हम लोग, तो संवाद तो ठीक से याद होते नहीं थे, लेकिन एक इस तरह से कोई कथा सूत्र हो गया या कुछ बोलने का है, या एक्शन से जो बातें याद रह गई, वो फिर अपने से बना के हम लोग बोलते रहते थे, उसको करते रहते थे। तो ये सिलसिला, चूंकि दिल्ली में रामलीलाएं जो है वो 8 दिन 10 दिन चलती हैं, तो इसलिए वो 8 10 दिन की ये हमारी एक तरह की हर रोज़ की एक्सरसाइज सी हो जाती थी। उसमें आनंद भी आता था, और हम किसी का रूप धर रहे हैं ये भी आता था। अब वो कोई बहुत बड़ी समझ तो थी नहीं, लेकिन ये एक, मुझे लगता है जो मेरी शुरुआत है शायद वो इसी तरह की हुई। तो उसके बाद फिर पिताजी दोनों भाई अलग हो गए, तो फिर पिताजी ने टूर टूर करना शुरू किया। तो वो यूपी में जाते थे, बिहार में जाते थे, आसाम भी जाते थे, वेस्ट बंगाल भी जाते थे। तो टूर करते थे 3 3 4 4 महीने का एक एक बार में। तो काफ़ी अरसा टूर करने के बाद फिर उन्होंने बिहार में पटना सिलेक्ट किया कि पटना में, और बिहार में क्योंकि उस तरह की वॉच स्पेयर्स का वो काम करते थे, और वॉच स्पेयर्स का वहाँ पे कोई होलसेल बिजनेस नहीं था। तो पिताजी को ये लगा कि ये एक अच्छी शुरुआत हो सकती है। तो उन्होंने फिर पटना में, पटना मार्केट में एक शॉप ली, और वहाँ पे ये वॉच स्पेयर पार्ट्स का होलसेल का बिजनेस शुरू किया। और फिर उसके 3 4 साल के बाद वो फिर हमें दिल्ली से पटना ले गए। 1960 में हमने पटना शिफ्ट किया था, मुझे याद है। और वो दिन भी इसलिए याद है कि उस समय बड़े मुगले आजम रिलीज हुई थी, उसी अगस्त के फर्स्ट वीक में ही हुई थी रिलीज। तो वहाँ पटना में ही जाके मैंने देखी थी। वो पिताजी हमें बराबर ले जाया करते थे सिनेमा दिखाने के लिए। वहाँ वहाँ गए तो वहाँ एक स्कूल है, राम मोहन सेमिनरी, खजांची रोड में है वो। प्राइवेट स्कूल है, सरकारी स्कूल नहीं है। अच्छा स्कूल था, जो जिस तरह से, और इंग्लिश मीडियम के जो स्कूल्स थे उनके बाद अगर किसी का नंबर आता था पटना में, तो वो राम मोहन राय सेमिनरी का ही आता था। तो वो ब्रह्मो समाज वाले थे, उनका ये था। उसमें को एजुकेशन थी, बंगाली लड़कियां लड़के, बिहारी लड़कियां भी थी, लेकिन वो उनकी संख्या कम ही होती थी। अगर उनको अ, ये जो सिर्फ लड़कियों के स्कूल में अगर जगह नहीं मिल पाती थी, तब वो शायद उस स्कूल में दाखिला लेती थी। तो बहुत ज़्यादा मिक्सिंग वहाँ पे उस तरह से नहीं थी, जैसे बंगला के लड़के लड़कियाँ आपस में काफ़ी
मेल-जोल उनका होता था, बातचीत होती थी उस तरह से। बिहारी परिवारों का नहीं होता था। वो काफ़ी आप उसे रूढ़िवादी कह लें, कंज़र्वेटिव कह लें, जिस तरह की भी सोच एक थी, तो उसके अनुसार था। और मैं चूँकि दिल्ली से गया था, तो मेरा पहनावा, मेरे बात करने का ढंग, मेरे बातचीत में वो बिहार का बिहार की भाषाओं का कोई भी इंटोनेशन नहीं आता था। तो वो लड़के मुझे जो मेरे सहपाठी थे, वो बहुत लिफ्ट नहीं देते थे, बात नहीं करना चाहते थे। और मुझे तो ये था कि मेरे दोस्त बनने चाहिए, तभी आप रह सकते हैं, अकेले तो नहीं रह सकते हैं। तो मैं कोशिश अपनी तरफ से करता था उनसे मिलने के लिए, लेकिन वो सब एक-एक करके छँट जाते थे। तो इस तरह से फिर वो हम लोग रोते गए है कि क्यों पिताजी, कहाँ आप हमें ले आए हैं, वापस चलिए। और कई इस तरह का, मेरी जो बड़ी बहनें थीं, उनको भी अपने स्कूल्स में इसी तरह की समस्याएँ थीं। तो वो पिताजी ने एक बड़ा साइकोलॉजिकल सा ट्रीटमेंट किया। उन्होंने कहा कि ठीक है, 1 आध महीना देख लेते हैं, नहीं तो फिर वापस चलेंगे, दिल्ली चलेंगे। और इस बीच वो पिताजी हमें खूब घुमाते रहते थे शाम के समय में, कभी किसी सिनेमा हॉल में, और जो पटना में कुछ देखने देखने लायक जगह हैं। एक सोडा फाउंटेन हुआ करता था वहाँ पे, नाश्ते के लिए ले जाते थे, डोसा खिलाने के लिए ले जाते थे। किसी तरह से हम लोग का मन लगाने की वो कोशिश करते थे। इस बीच क्या हुआ कि ऐसे धीरे-धीरे करते हुए वो 1-1 महीना, 2 महीना, 3 महीने गुज़रते गए। तो ये दुर्गा पूजा के समय में वहाँ पे स्कूल्स में छुट्टियाँ होती हैं, और काफ़ी लंबी छुट्टियाँ होती हैं। करीब महीना, डेढ़ महीने के आस-पास उस समय छुट्टियाँ हुआ करती थी। और वो स्कूल एनुअल फंक्शन करता था अपने हमारे वहाँ। तो उसमें नाटक भी होते थे, डांसेस भी होते थे, गाना भी होता था। और वो हर क्लास जो है अपनी तरह से एक एग्ज़िबिशन भी लगाती थी, सजाती-वजाती थी, क्लासेस को सजाया जाता था। तो इस तरह से वो बड़ा एक उत्सव के किस्म का माहौल, अ, स्कूल बंद होने के 15 दिन या 20 दिन या 1 महीने पहले से ही ये बन जाता था, ऐसा वातावरण बन जाता था। तो एक नोटिस छपा कि जो भी लड़के नाटकों में हिस्सा लेना चाहते हैं, हिंदी नाटक में हिस्सा लेना चाहते हैं, वो आ जाएँ शाम के समय में। क्लासेस जैसे ही ख़त्म हुई, उसके बाद उन्होंने एक ऑडिशन सा रखा था, तो उसमें मैं चला गया। चूँकि मैं दिल्ली में करता था, मुझे वो आदत बनी हुई थी, एक अ, एक विश्वास कह सकते हैं आप। तो मैं उसमें गया, तो जब मुझे वो दिया गया स्क्रिप्ट पढ़ने के लिए, नाटक था, एकांकी नाटक था। तो उसमें मैंने जैसे ही संवाद बोलने शुरू किए, तो वो तालियाँ बजनी शुरू हो गई। भाषा तो मेरी अच्छी थी ही, और बोलने का अंदाज़ भी अच्छा था। तो लोगों को, सारे स्टूडेंट्स को, जितने मेरे सहपाठी थे, उनको बड़ा पसंद आया। मेरे जो टीचर्स थे उसके, उनको बड़ा पसंद आया, तो खूब तालियाँ-वालियाँ बजीं। और जब वो सब समाप्त हो गया, तो उन्होंने मेरा सिलेक्शन कर लिया। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि जो हमारे जो उस समय वो इंचार्ज थे उसके, श्याम बिहारी बाबू, उन्होंने कहा कि ये तुम्हारा सिलेक्शन हम तभी करेंगे अगर तुम ये वादा करते हो कि हर वर्ष हम जब जब तक तुम स्कूल में हो, और हर हर वर्ष तुम नाटक में काम करोगे। क्योंकि होता ये था कि जैसे ही बड़ी-बड़ी क्लासेस में जाते थे बच्चे, 9th में, 10th में, 11th में, तो वो जो पढ़ाई में ज़्यादा गंभीर हो जाते थे, तो फिर इन सारी कार्यक्रमों में वो हिस्सा नहीं लेते थे। तो इसलिए उनको कष्ट होता रहा होगा। तो इसकी उनको चिंता थी, तो इसलिए उन्होंने मुझसे ये वादा लिया। तो मैंने कहा जी मैं करूँगा। तो वो मेरा इस तरह सिलेक्शन हो गया, और फिर वहाँ पे वो नाटक हुआ, वो बड़ा पसंद आया सबको। मेरा भी काफ़ी उत्साह बढ़ा, तालियाँ-वालियाँ मिली, सबने बड़ी शाबाशी दी। और वो जो दोस्त मुझसे कट के रहते थे, वो सब मेरे दोस्त बन गए। फिर स्कूल में जितने तरह के स्पोर्ट्स होते थे, स्पोर्ट्स में भी मेरा बड़ा इंटरेस्ट था, तो उन सब में भी मैं भाग लेने लग गया। तो एक एक तरह से वो स्कूल का जो वो एक, आप उसको कहते हैं ब्लू आइड बॉय कह लीजिए, या वो क्या उसको एक आप नाम देंगे कि वो एक आप स्कूल के एक स्टार की तरह से आप हो गए। तो इस तरह से मुझे बहुत सब स्नेह भी देते थे, प्यार भी करते थे, इज्जत भी करते थे, चाहे वो टीचर्स हों, चाहे सारे स्टूडेंट्स हों। तो इस तरह से वो माहौल बन गया था। लेकिन अब ये है कि ये नाटक तो एक बार होता था साल में,
और मेरी इच्छा अंदर से होती, चूंकि मैं सफल उसमें हो रहा था, तो मेरी अंदर से इच्छा होती थी कि मैं इसको और करूं। तो वो शहर में फिर मैंने ढूंढने की कोशिश की कि अगर पटना में कोई ऐसी संस्थाएं हों जो नाटक करती हों, तो मैं उनके साथ मिलकर नाटक करूं। तो मुझे बाहर आके पता लगा कि नहीं, इस तरह की कोई संस्थाएं नहीं है। यहाँ यदा कदा ही नाटक होते हैं, और ये जब उत्सव का समय होता है या पर्व त्योहार के समय होते हैं, उसी समय ऐसे ही नाटक होते हैं आमतौर पर। कोई रेगुलर एक्टिविटी नहीं है, बहुत ही शौकिया किस्म का है ये सब मामला। तो उसमें काफ़ी मुझे निराशा भी हुई, लेकिन मैं क्या करूं, कर तो कुछ नहीं सकता था। फिर ऐसे ही कुछ जिन लड़कों को नाटक में शौक था, कुछ ऐसे हम लोग इकट्ठे हुए। वहाँ कदम कुआं एक जगह है लोहानीपुर, वहाँ पर सब इकट्ठे होते थे, और वहाँ पर इस तरह से सोचा गया कि एक संस्था हम लोग बनाते हैं। तो हम लोग वही 7वीं 8वीं क्लास के सब छात्र थे उसके आसपास के। तो हम लोग ने एक कला संगम नाम की संस्था बनाई थी, और उसमें रोज कोई ना कोई अब नाटक कोई 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 कहीं से ले आता था, कोई कहीं से ले आता था, तो उसका हम लोग पाठ वाठ करते रहते थे। हमारे साथ बाकी जितने लोग थे वो मेरे ही हम उम्र थे, एक आध साल कोई बड़ा होगा, एक आध साल कोई छोटा होगा। दो उसमें हमसे ज़्यादा बड़े थे, एक डॉक्टर घनश्याम वर्मा थे, और एक इंदु भूषण थे, वो बम्बई से वापस लौट आए थे। वो बम्बई में स्ट्रगल करने गए थे, उनको लगता था कि मैं अच्छा अभिनेता बन जाऊंगा, और वो राजेंद्र कुमार की तरह उनका चेहरा था, तो उन्हें लगता था कि मैं राजेंद्र कुमार की तरह लगूंगा। तो खैर वो बेचारे को कोई इस तरह का काम नहीं मिला, तो वो वापस लौट आया था। तो फिर वो नाटक के साथ ही जुड़ गया, और वो नाटक हमारे साथ करने लगे। तो इस तरह से वहाँ पे हम लोग ये काम करने लगे। और 1965 में हम लोग ने वो दो नाटक, दो एकांकिक थे, खून ही खून और रिश्ते की ज़रूरत। तो इसको हम लोगों ने वहाँ, एक रविंद्र भवन है, उसको किराए पे लिया, और वहाँ पे जाके हमने पूरा उन नाटकों के प्रदर्शन किए, और उसमें साथ में गाना भी कहीं डाल दिया था, कुछ डांसेस भी रख दिए थे, ताकि वो 2-3 घंटे का कार्यक्रम बन सके। वो काफ़ी अच्छा रहा, सक्सेसफुल था। और हम लोग ने आपस में ही पैसे इकट्ठे करके 50 कार्ड छपवाए थे, 400 450 की मेरे ख्याल उसकी सीटिंग कैपेसिटी है। और सबको ये कहा गया कि भाई जितने एक कार्ड में जितने भी लोग आ सकते हैं सबको आने दो। तो इस तरह से वो हम लोगों ने उस हॉल को भर दिया, और चूंकि वो बहुत अच्छा हुआ, लोगों ने बड़ी शाबाशी दी, तो उससे हम लोग का और मन बढ़ा कि नहीं, हमें इस काम को लगातार करते रहना चाहिए। तो इस तरह से वो संस्था भी थोड़ी चल पड़ी, और फिर हम नए नाटक ढूंढने लगे कि कौन सा नया नाटक करें, किस तरह का नाटक करें। और बिहार में उस समय पटना में जो रंगमंच की स्थिति थी वो बहुत अच्छी, हिंदी रंगमंच की स्थिति तो बहुत ही खराब थी। बंगला बंगाली थिएटर करते थे, उनके कई एक ग्रुप्स थे, वो लोग यदा कदा हिंदी के नाटक भी कर दिया करते थे, लेकिन चूंकि वो हिंदी भाषा अच्छी तरह बोल नहीं पाते थे, इसलिए वो हिंदी में उतने सफल नहीं हो पाते थे। वो हिंदी के जो दर्शक हैं उनको नहीं मिल पाते थे, वो बंगला के लोग ही, क्योंकि उनके यहाँ एक कल्चर का अपने बच्चों को लेकर, अपने परिवार को लेकर एक उनकी वो कल्चरल रुझान है, कलात्मक रुझान है। वो बच्चों को डांस भी सिखलाते हैं, गाना भी सिखलाते हैं, अभिनय करना भी सिखलाते हैं, और जितने तरह की ये एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज जिसे आप कहते हैं वो हो सकती है, वो सारी की सारी मैंने देखा कि बंगला परिवार के लोग जो है वो अपने बच्चों को सिखलाते थे। बिहार में नहीं था। और हिंदी वालों में मेरे ख्याल सारे हिंदी पट्टी में जहाँ जहाँ हिंदी बोली जाती है, शायद कोई इस तरह का नहीं था। बहुत ही कंजर्वेटिव कला को लेके हम हम सबका ऐसे हमारे जो बुजुर्ग थे उन सब के ऐसे ख्यालात थे, तो इसलिए वो हिंदी का नाटक वहाँ होता नहीं था। कभी कभी होता था, तो उस कोई रेगुलर एक्टिविटी नहीं थी। तो हमने ये सोचा कि नहीं, हम लोग करते हैं। तो उसके बाद फिर हमने एक रमेश मेहता का नाटक है पैसा बोलता है, उसको किया। तो उसमें आकाशवाणी के एक कलाकार थे वहाँ के, गोपाल प्रसाद, बहुत अच्छे अभिनेता थे। और वस्तुतः कहूँ तो मेरे पहले गुरु वही थे। उन्होंने मुझे डायलॉग बोलना सिखलाया, वो डायलॉग कैसे बोले जाते हैं,
उसमें किस तरह से भाव लाए जाते हैं, वो एक पूरा का पूरा स्टाइल। चूँकि और रेडियो नाटक तो होते थे, लेकिन उस तरह से नाटक करना बड़ा मुश्किल था, पैसे नहीं होते थे, किस तरह से करें, कोई जगह नहीं होती थी। नाटक उस तरह से कोई दिखाई भी नहीं दे रहा था जिसको लेके हम कर सकें। महिला कलाकार कहाँ से आएँगी? वो थी नहीं, मिलती नहीं थी। ये सारी बहुत समस्याएँ थी, तो इस बीच हम लोग ने रेडियो स्टेशन जॉइन कर लिया। वहाँ पे ऑडिशन्ड आर्टिस्ट हो गए, तो रेडियो में नाटक करने शुरू किए। तो उस रेडियो नाटकों के माध्यम से ही गोपाल बाबू से परिचय हुआ, और वो हम लोग को बहुत मानने लगे, क्योंकि अब हम बहुत ज़्यादा दिलचस्पी दिखाते थे, उनसे बैठ के बातें करते रहते थे, उनसे पूछते रहते थे कि आप अभिनय कैसे करते हैं, कैसे डायलॉग बोलते हैं। और वो बड़े गुणी थे, बहुत गुणी थे। तो उन्होंने उस नाटक को डायरेक्ट करना के लिए अपनी स्वीकृति दे दी। उसमें एक पिता का रोल था, हमने कहा कि आप ही कर दीजिए। तो वो पिता, अब उसमें महिला कलाकार थी, महिला कलाकार अब मिल नहीं रही थी, बड़ी परेशानी हो रही थी। तो वहाँ पे एक पीआरडी डिपार्टमेंट है, पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफ बिहार का। उसमें जो है वो सारे कलाकारों को उन्होंने कुछ को नौकरी दे रखी है, कुछ को वो उसे क्या गेस्ट कह सकते हैं, या कैजुअल अपॉइंटमेंट्स है उनकी। तो वो सरकारी जो कार्यक्रम होते हैं उनमें जाना, गाना, नाचना, और सरकार के की जो पॉलिसीज होती हैं उनको प्रचारित करने का वो काम किया करते। तो उसमें एक महिला थी, दुर्गा देवी। वो उनको हम लोगों ने, वो गोपाल बाबू ने ही उनसे कांटेक्ट किया, फिर वो तैयार हो गई, अच्छी महिला थी। और उसके बाद अब लड़की नहीं कोई मिल रही थी। तो मैं जब स्कूल में पढ़ता था, तो स्कूल में मेरी कुछ सीनियर बंगाली लड़कियां थी जो नाटक के काम किया करती थी। उसमें से एक लड़की मुझे पटना मार्केट में दिखाई देगी। मैं चूंकि मैं हमारी दुकान पटना मार्केट में ही थी, तो मैंने उसको कहा कि नमस्कार किया। दीदी वो मुझसे सीनियर थी, तो वो कह ली, अरे तुम, तो मैंने उन्होंने पूछा क्या कर रहे हो, मैंने कहा हम एक नाटक कर रहे हैं, तो आप उसमें अभिनय कर दीजिए ना, क्योंकि वो अभिनय करती थी, स्कूल में वो किया करती थी। तो वो कहने लगी कि नहीं, मेरी तो हिंदी बहुत ख़राब है, मैं हिंदी अच्छी बोल नहीं पाती हूँ। तो तो मैंने कहा फिर आप कोई सजेस्ट कर दीजिए, कोई ऐसी लड़की जो। तो बोलिए मेरी बहन है, वो उसकी हिंदी अच्छी है, मुझसे काफ़ी अच्छी है, हालाँकि थोड़ा बहुत बंगला टोन आता है। तो मैंने कहा नहीं, वो हमारे जो गुरुजी हैं, जो हमारे डायरेक्टर हैं, वो बहुत अच्छे हैं, वो शायद वो ठीक उससे उच्चारण करवा लिया करेंगे। तो वो उसको सुनंदा आचार्य उसका नाम था। तो वो फिर वो आई, तो फिर इस तरह से वो नाटक हम लोग ने किया, और वो नाटक के 2 प्रदर्शन मिल के बहुत ही सक्सेसफुल रहे। काफ़ी लोगों को हमने बुलाया। तब तक चूँकि रेडियो से भी हमारी जान-पहचान हो गई थी, तो रेडियो के भी सारे कलाकार आए थे। तो कलाकारों के बीच में भी एक युवा की ये ये जो यंग ब्रिगेड है, ये कुछ अच्छा काम करने वाले हैं, तो काफ़ी लोगों ने प्रोत्साहित किया। फिर उसके बाद एक दूसरा नाटक, अब नया नाटक कौन-सा करें? तो एक देवर भाभी, रेडियो प्लेस में जाते थे, तो वहाँ एक भगवान प्रसाद थे, बहुत अच्छे अभिनेता थे, सरकारी नौकर थे, लेकिन एक किसी संस्था के साथ वो जुड़े हुए थे, तो बाहर घूम-घूम के भी वो नाटक किया करते थे, एक गाँव से दूसरे गाँव में। और जब वो पटना आते थे, तो रेडियो प्लेस में भी काम करते थे। तो एक नाटक में मैं उनके साथ था रेडियो प्ले में, तो उन्होंने, वो मुझे बबुआ कह के पुकारते थे, बोले बबुआ आजकल क्या कर रहे हो? मैंने कहा एक नया नाटक ढूँढ रहे हैं, कोई बताइए। तो उन्होंने कहा कि एक मेरे पास नाटक है, देवर भाभी। तो उन्होंने दूसरे दिन लाके मुझे दिया, मैंने पढ़ा, वो बहुत अच्छा लगा। तो मैंने फिर उनसे निवेदन किया कि आप ही इसको कर दीजिए निर्देशन, आप ही इसका कर दीजिए। तो वो उनके पास समय था, तो वो एग्री कर गए। तो फिर इस तरह से उस नाटक को हम लोगों ने तैयार किया। और वो उस तैयारी में भी अब समस्या लड़कियों की थी। एक माँ के रूप में तो वो दुर्गा देवी फिर हमें मिल गईं, लेकिन अब जो बेटियाँ थीं उसका क्या करें? बेटी और बहू थी। अब उसमें फिर वो प्रोफ़ेशनल लड़कियाँ बुलाई गईं, और उसमें वो 2 बहनें थीं, वो काफ़ी पैसा भी लेती थीं, तो पैसा हम लोग ने दिया कि ठीक है, अब लड़की नहीं मिल रही है तो क्या करेंगे? नाटक तो कर देंगे। तो फिर उन लड़कियों को हमने पैसा दिया। तो वो रिहर्सल शुरू हो गई, 1 डेढ़ महीना तक रिहर्सल चलती रही, और वो बीच-बीच में बहुत तंग भी करती थी, कभी आती थी, कभी नहीं आती थी। डायलॉग भी ढंग से याद नहीं होता था, लेकिन अब चूँकि हमें नाटक करना था, अब लड़कियों के बिना हो नहीं सकता। और ये हमारे लिए मुसीबत थी। तो और दूसरा ये था कि हम लड़कों को लड़की बनाना नहीं चाहते थे, नहीं तो फिर वो बात बनती नहीं। उस तरह का एक जो वातावरण हम नाटक का तैयार करना चाहते थे,
उससे ताकि लड़कियों की भूमिका लड़कियां ही करें। पहले होता था कि लड़के ही लड़कियों की भूमिकाएं किया करते थे। ये हमारे यहाँ नाट्य शास्त्र में इसकी चर्चा है। हमारे जो पारंपरिक लोक नाट्य हैं उनमें भी इस तरह से हमने देखा है और होता है। लेकिन मैं ये चाहता था कि हम आधुनिक नाटक कर रहे हैं तो उसमें लड़कियां ही काम करें तो ज़्यादा अच्छा है। उससे ज़्यादा एक वास्तविकता आएगी यथार्थ की तरफ से। और हमें कोई ये यथार्थ है या गैर यथार्थवादी है या क्या है, इसकी तो कोई समझ थी नहीं। हमें तो ये एक नाटक करना है, बस ये था। और लोग नाटक पसंद करते हैं, तालियां बजाते हैं, खुश होते हैं, हमारा उत्साह बढ़ता है। भाई ये बस यही एक उस समय की हमारी सबकी यही एक रंग दृष्टि थी। तो उस तरह से अब वो देखा, वो लड़कियां आई, अब रिहर्सल में परेशानी होने लगी। अब रिहर्सल एक दिन कर रही थी तो उसमें जो सास है वो बहू को गाली दे रही है। वो विधवा है सास, सॉरी, ये बहू जो है विधवा हो गई है। तो सास उसको गाली दे रही है, तू कुलच्छनी है, तू ये है, तू डायन है, तो तू वेश्या है, आदि आदि। जो आमतौर पे सास जो है अपनी बहुओं को वो खूबसूरत गालियाँ देती हैं, जिस तरह से उनको शापित करती हैं, जो हमारा समाज जिस तरह से करता है वैसा ही वो कर रही थी। वो उस नाटक में लिखा हुआ था, अपने से बना के कुछ भी उसमें जोड़ा नहीं जा रहा था। तो इतने में एक आवाज़ आई, बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद कीजिए, बंद कीजिए। तो हम लोग को समझ में नहीं आया क्यों ऐसा हो रहा है। तो इतने में देखा एक पुरुष जो उन लड़कियों के पिताजी थे, उन्होंने कहा कि बंद कीजिए, ये डायलॉग नहीं बोले जाएँगे। ये मेरी बेटी को डायलॉग बोले, मेरी बेटी को गाली दी जा रही है इस नाटक को, ये डायलॉग काटिए। तो निर्देशक ने कहा ये डायलॉग कैसे कटेगा, ये तो पूरा सीन है। तो बोले सीन काट दीजिए। उन्होंने कहा सीन काट देंगे तो नाटक कैसे होगा? बोले नाटक हो या नहीं हो लेकिन ये नहीं होगा, आप गाली नहीं दे सकते मेरी बेटी को। उनको बहुत समझाया गया कि भाई ये पात्र है, वो चरित्र कर रही है। अब जो भी इसका चरित्र कर रही होती है उसको ये गाली पड़नी है, आपकी बेटी को थोड़ी दी जा रही है, आपकी बेटी का नाम लेके थोड़ी दिया। लेकिन वो नहीं माने, उन्होंने कहा कि मैं अपनी बेटियों को ले जा रहा हूँ, अगर आपने ये गालियां रखनी है तो मेरी बेटियां नहीं आएंगी। आप ये सब चेंज कर देते हैं तो ठीक है, तब ये आएंगी, नहीं तो नहीं आएंगी। और कल आप मेरे घर पर आके बता जाइएगा कि ये आपने ये काट दिया है, तभी आएंगी, नहीं तो नहीं आएंगी। फिर उनके जाने के बाद हम लोगों ने काफ़ी सोच विचार किया। तो निर्देशक ने कहा अभी अगर तुम सीन काट देते हो, ये सब काट देते हो, तो अच्छा है कि नाटक बदल दो। मैंने कहा अब डेढ़ डेढ़ महीना हम लोग रिहर्सल करते हैं, अब नया नाटक कहाँ से ढूंढे, क्या करेंगे, फिर से एक परेशानी होगी। और हम लोग के पास इतने पैसे तो है नहीं। हम लोग पहले भी जहाँ रिहर्सल करते हैं वहाँ किराया देना पड़ता था, रोज़ चाय के पैसे लगते थे सब। हम लड़के ही थे जो सारे इकट्ठे करके उसमें खर्च करते थे। तो ये एक बड़ी परेशानी हुई। तो हम लोग, तो फिर उन्होंने कहा कि ठीक है फिर नई लड़की ढूंढते हैं। तो वो एक और ऑल इंडिया रेडियो में थी शीला डायसन, वो वहाँ नौकरी भी करती थी, 7:30 बजे तक उनकी नौकरी रहती थी। अच्छी अभिनेत्री थी, रेडियो प्लेस में भी काम करती थी। फिर उनसे निवेदन किया गया, वो भी पैसा लेती थी, तो उनको भी पैसे दिए गए। और उन इससे पहले जो लड़कियां थी वो पैसे लेके वो उन्होंने हमें पैसे वापस नहीं किए। उन्होंने कहा कि इतने दिन उनके पिताजी का इतने दिन रिहर्सल में आई हैं, इतना उनका टाइम बर्बाद हुआ, इसलिए हम पेमेंट वापस नहीं करेंगे। जो भी वो पैसे लेते थे ना एक प्रति शो का, वो पहले ही एडवांस दे दिया करते थे। और हर रोज़ रिक्शा का किराया, आने जाने का उनको रिहर्सल में देना पड़ता था। ये आपस में करार होता था। तो खैर आप लोगों ने किसी तरह से उस नाटक को किया और नाटक बहुत अच्छा हुआ, बहुत बढ़िया हुआ। तो मन में ये हुआ कि और, लेकिन भीतर कहीं ये लग रहा था कि नहीं, अ, नई एक पूरी नई टीम होनी चाहिए जिसमें नई लड़कियां हों, जो इस तरह से बहुत तंग नहीं करें, इस तरह प्रोफेशनल नहीं हो, इस तरह कमर्शलाइज नहीं हो। क्योंकि वो उन लड़कियों की भी मजबूरी थी कि अब एक नाटक से तो उनका जीवन नहीं चल सकता था। उनके एक साथ कई नाटक वो ले लिया करती थी। तो कहीं 2 दिन रिहर्सल की, कहीं 4 दिन रिहर्सल की, कहीं 6 दिन रिहर्सल की। और उसमें आधे डायलॉग याद हैं, आधे नहीं डायलॉग याद हैं। तो वो ऐसा होता था, आपको एक अभिनेता के तौर पर ये संतोष करना पड़ता था कि इसमें एक लड़की है, बस और कुछ नहीं। आप अपना काम कीजिए, वो लड़कियों ने जो करना है वो ही करेंगी, आप जितना भी सर खपाते रहिए। क्योंकि उन्होंने उस पे वो समय ही नहीं दे पाती थी। समय दें तब तो वो अपने चरित्र पे काम करेंगी। तो इस तरह का एक वातावरण था, तो जो बड़ा ही परेशान करने वाला था कि ये किस तरह का ये है। लेकिन अब चूंकि वो लत लग चुकी थी, अब कीड़ा काट चुका था नाटक का, तो नाटक करता ही। इसके बाद फिर वो बाकी इतिहास उन दिनों नया नाटक छप के आया, तो नाटक वो पढ़ा, फिर वो नाटक बड़ा पसंद आया। तो प्यारे मोहन साहे नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के जो पहले बैच में थे,
वो हमारे बिहार के ही पटना के गोल्ड मेडलिस्ट थे, तो उनसे हमने ये गुज़ारिश की कि आप इस नाटक को डायरेक्ट कर दीजिए। और यकीन मानिए जो मेरी दृष्टि है सोचने की, देखने की, नाटक को देखने और समझने की दृष्टि है, वो बाकी इतिहास ने बदली। जिस तरह का वो नाटक है, जिस तरह की उसकी कथा वस्तु है और उसका विश्लेषण करते हुए जैसे हम समाज के बारे में बात करने लगे, चरित्रों के बारे में बात करने लगे, दुनिया के बारे में बात करने लगे, दुनिया में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, इसके बारे में बात करने लगे, तो उसने मेरी दृष्टि को बदला। नहीं, नाटक ये मात्र इसलिए नहीं है कि मैंने आके अच्छे डायलॉग बोल दिया, अच्छा अभिनय कर दिया, रो लिया, गा लिया, हँस लिया, गुस्सा हो लिया और सभी तरह के भाव दिखला लिए, लोगों ने तालियां बजा दी, बस इतना ही भर है। नहीं, नाटक तो इससे बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी चीज है जो आपके अंदर एक परिवर्तन, मुझे अपने अंदर एक परिवर्तन दिखाई देने लगा वो बाकी इतिहास करते हुए। और समाज को देखने का ढंग मेरा थोड़ा सा बदलने लगा, दृष्टि बदलने लगी चीजों को समझने की, देखने की, सोचने की। मैंने कहा ये तो बड़ी एक अद्भुत चीज है। तो इस तरह से नाटक तो इस तरह का होना चाहिए, तभी ऐसा अभिनय करके मजा आएगा। मैंने आपको एक लगेगा कि हमने आपने कुछ क्रिएट किया है। तो इस तरह से मेरी एक सोच बदली, तो फिर हमने बाकी इतिहास नाटक किया, उसके अच्छा प्रदर्शन हुआ। अब उसमें दो लड़कियां थीं, तो एक श्यामली चक्रवर्ती, वो भी पीआरडी में काम करती थी, उसको भी पैसे देने पड़े, लेकिन वो बहुत सिंसियर थी। और शीला डायसन से फिर जो आकाशवाणी थी उनसे वो रोल कराया गया एक। तो इस तरह से उस नाटक को हमने किया, लेकिन उसमें दुश्वारियां बहुत हुई, तो बहुत परेशानियां हुई। तो मन ही मन ये लग रहा था कि अगर नाटक करना है तो फिर आपकी अपनी एक अलग से टीम होनी चाहिए। इस तरह की आधे प्रोफेशनल लेके आप काम करेंगे तो आप काम नहीं कर सकते, आप अच्छा काम नहीं कर सकते हैं। तो इस बीच क्या हुआ कि नेमीचंद जैन, जो उस समय राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में प्रोफेसर थे मॉडर्न इंडियन ड्रामा के और बहुत बड़े आलोचक थे, नटरंग नाम की पत्रिका भी वो निकालते थे, उस उस समय भी निकालते हैं और आज आज तक वो निकाली जा रही है। तो उस वो पटना आए थे, तो उनको हमने ये नाटक दिखाया। उनको ये नाटक बहुत पसंद आया, मेरा अभिनय भी बहुत, चूंकि एक तो उस नाटक का जो अनुवाद है वो नेमी जी ने किया था, और दूसरा ये है कि अभिनय भी उनको सारी प्रस्तुति बहुत अच्छी लगी। तो उन्होंने मुझसे कहा कि तुम नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में आ जाओ, तुम अच्छे अभिनेता हो, वहाँ तुम्हें ट्रेनिंग मिलेगी, तुम्हारा कैनवास बड़ा हो जाएगा, तुम्हारी दृष्टि संपन्न होगी, और उसके बाद तुमने जहाँ भी जाना हो, दिल्ली में रहना हो, पटना आना हो या कहीं भी जाना हो, तो अपना उस तरह से भविष्य देख सकते हो। मुझे ये बात पसंद आई, तो मैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में गया। चूँकि अब ये है कि हर बात में मुझे काफ़ी विघ्न पड़ते रहे, पारिवारिक, मेरा परिवार नहीं चाहता था, पिताजी नहीं चाहते थे। वो चाहते थे कि मैं इंजीनियर बनूँ, अगर इंजीनियर नहीं बनूँ तो फिर मैं हमारा अपना फैमिली का जो बिज़नेस है मैं उसको सँभालूँ, चूँकि बिज़नेस में भी मैं अच्छा था। तो इस तरह के बड़े, चूँकि समय कम है, तो अगर मैं सबकी डिटेल्स में जाऊँगा तो उस तरह से जो अ, जो दृष्टि की बातें हैं वो नहीं हो पाएंगी, वो सारे व्यवधान। तो जो मुख्य बातें, मैं तो पिताजी नहीं चाहते थे, लेकिन मैं उनकी मर्जी के खिलाफ नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में मेरा सिलेक्शन हो गया और वहाँ मैं आया। 1971 में आया मैं वहाँ पे, और रहा, अच्छा अच्छा लग रहा था, अच्छा वातावरण था, सब कुछ था। अलका जी बहुत अच्छे टीचर, उस तरह का टीचर मैंने देखा नहीं। जब वो नाटक पढ़ाते थे, उनका पढ़ाने का भी अंदाज बड़ा, एक वो खुद भी अभिनेता थे, तो वो उनकी एंट्री भी ना बिल्कुल एक अभिनेता की तरह होती थी। और वो जैसे ही दरवाजे पर पहुंचे, वहीं से डायलॉग बोलना उसका, जिस भी चरित्र, कोई भी चरित्र का, वहां से वो शुरू हो जाते थे। तो ऐसा लगता था कि ये पूरा का पूरा नाटक ना आपके सामने एनेक्ट हो रहा है। वो कहीं से ऐसा नहीं लगता था कि आप पे कुछ जबरदस्ती थोप रहे हैं और आपके दिमाग को परेशान कर रहे हैं, खोद रहे हैं, और आपको नींद आ रही है, आपकी आंखें मुद रही हैं, सब कुछ ऊपर से जा रहा है। बड़ा इतना सजीव था और इतना बढ़िया उनका ढंग था, लाजवाब। हालांकि उनका स्पीच रेट बड़ा फास्ट था, लेकिन स्पष्टता बहुत थी, क्लैरिटी, बहुत जबरदस्त क्लैरिटी थी। और उनका ऐसा लगता था जैसे उनके ना लिप्स डांस कर रहे हैं, डांसिंग लिप्स होते थे जैसे, जब वो बोलते थे, वो इतना बहुत ही खूबसूरत, बड़ी खूबसूरत वो दृश्य बनता था। उनको उनको सुनना अपने आप में एक बहुत
बड़ा अनुभव था। तो इस तरह से, और नेमीचंद जैन जी थे, ये मॉडर्न इंडियन ड्रामा पढ़ाते थे, और भी दूसरे टीचर्स थे, सारे बहुत बढ़िया थे, टीचर सारे अच्छे थे। हमारा जो ग्रुप था बड़ा अच्छा था। मेरे ग्रुप में मेरे साथ मेरा ये रतन तियाम मेरा बैचमेट था, रोहिणी हटंगड़ी मेरी बैचमेट थी, जयदेव हटंगड़ी मेरा बैचमेट था, सबा जैदी हमारी बैचमेट थी, राजेश विवेक जिसका स्वर्गवास हो गया है वो भी मेरा बैचमेट था। तो इस तरह से एक बड़ा अच्छा ग्रुप था। और मेरे ये सीनियर थे, बंसी कौल, नसीरुद्दीन शाह, भानु भारती वगैरह, ये अंकुर, राजेंद्र गुप्ता, कीर्ति कीर्ति जैन, ये सब हमारे सीनियर्स हुआ करते। तो बड़ा अच्छा हम लोग का वो ग्रुप बनता था। शाम के समय बैठ के बातें करना, एक दूसरे के स्टेट्स के बारे में जानना, फिर गीत गाने, उनके गाने गाने, हर एक स्टेट के गाने गाने। फिर उसमें वो बी जयश्री भी उस समय सेकेंड ईयर में थी, वो कर्नाटक की है, तो वो भी कर्नाटक के गाने सुनाती थी, तो हम लोग एक गानों को सुनना। इस तरह से एक बड़ा अच्छा वातावरण था। लेकिन वो कुछ ऐसा होता है कि कुछ मेरे साथ ऐसा हो गया कि मुझे स्कूल 8-9 महीने के बाद ही छोड़ के मैं फिर वापस चला आया। और फिर पटना आकर मैंने अपनी संस्था को, कला संघों को उसी तरह से कहा रिवाइव करेंगे। और एक बड़ी प्लानिंग मैंने बनाई कि अगर स्टेज बनाना है बिहार में, अगर थिएटर बनाना है, तो फिर किस तरह से काम करना चाहिए। स्कूल्स को जोड़ना बहुत ज़रूरी है, कॉलेजेस को जोड़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ के बिहारी परिवार जो हैं वो रंगमंच को या नाट्यकर्म को अच्छा नहीं मानते, बहुत ही हीन दृष्टि से देखते थे। और वो ये कहते थे कि इसमें काम करने वाले चरित्रहीन होते हैं, गंदे लोग होते हैं, इस तरह से देखा जाता था। उसको मैंने भोगा है, कई वर्षों तक भोगा है, और उससे मैं लड़ा हूँ। लड़ाई मतलब मारपीट नहीं की है मैंने, बहुत धीरे से, बहुत प्यार से लोगों को समझाने की, अपने काम से समझाने की कोशिश की, और उनको दिखलाने की कोशिश की, और वो मोल्ड हुए भी। वो एक बिल्कुल बैरन लैंड थी बिहार, पटना, कोई नाटक में नहीं, कोई अपने बेटों को क्या नचनिया बनेगा, और बहुत गंदी गालियां दिया करते थे कि क्या ये कौन सा कर्म तुम करने जा रहे हो, इसमें तो ये नाटक है। तो इस तरह का एक सोच थी, और उस सोच को बदलने की जरूरत थी। अब उस सोच के पीछे समाज शास्त्रीय कारण थे, सोशियोलॉजिकल कारण थे। वो किसी एक व्यक्ति था, लंबी परंपरा होती है कोई भी किसी भी चीज के बारे में आप हेट करते हैं, हेट्रेट आ जाता है ना आपके मन में, तो उसके पीछे कई लंबी एक कहानी होती है, कई 100 वर्षों की कहानी होगी, ऐसा है। अब उसको बदलना है आपने, तो वो बदलने का काम आपको करना पड़ता है। वो मैंने आप कल्चरल एक्टिविस्ट नहीं होकर सोशल रिफॉर्मिस्ट का भी साथ साथ में आपको काम करना पड़ा है, ताकि लोगों की सोच बदल सके। नाटक एक अच्छा काम है, नाटक अच्छे लिखे जा रहे हैं, नाटक अच्छा किया जा सकता है, उसका प्रदर्शन अच्छा होता है, नाटक अच्छा प्रभाव डालता है। ये सारी बातें उन सबको समझाने की थी, लेकिन अब उनको समझाने के लिए किन लोगों को साथ में जोड़ा जाए। अब उसके लिए मैंने प्लान बनाया कि नहीं, जब तक स्कूल के बच्चे और जो कॉलेज के लड़के लड़कियां हैं, जब तक ये लोग नहीं जुड़ेंगे, उनके टीचर्स नहीं जुड़ेंगे, भद्र भद्र परिवार की महिलाएं और लड़कियां, बच्चे जब तक नाटक के साथ, रंगमंच के साथ नहीं जुड़ेंगे, तो रंगमंच का कल्याण नहीं हो सकता है, बन नहीं सकता है। और मेरे अंदर ये उस समय एक ये दृष्टि थी कि मैंने बिहार में एक बहुत ही सुदृढ़, एक बहुत ही हेल्दी थिएटर बनाना है, थिएटर का वातावरण मैंने तैयार करना है। इसके लिए चाहे मुझे कोई भी प्राइस पे करनी पड़े, मैं इसमें बिल्कुल पूरी तरह से लग गया, 2400 घंटे लग गया। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से निकल के आया तो मेरी वे पूरी की पूरी 1000% की तन्मयता थी, और वो था कि मैं इसमें लग जाऊं, और उस तरह से मैंने काम करना शुरू किया। मैंने कई स्कूल्स के और कॉलेजेस के प्रिंसिपल से, उनके टीचर से मिला, और उनसे मैंने बात की, तो उन्होंने कहा कि ठीक है आप नाटक कीजिए। तो हमने एक नाटक, मुद्रा राक्षस का एक नाटक है, मरजीवा, उसको किया। अब उसमें एक ही महिला पात्र थी, क्योंकि पात्रों की वहाँ पे समस्या थी, ऐसे कोई भी लड़की या कोई भी महिला आने को तैयार नहीं थी। तो मुझे लगा कि पहले इनको एक अच्छा नाटक मैं दिखाऊं, इस तरह से कोई नाटक किया जाए। तो
आपने वो मुद्रा राक्षस का वो नाटक चुना, और उस नाटक के की रिहर्सल शुरू हुई। उसमें भी काफ़ी समस्याएं, कहाँ रिहर्सल करें, क्या करें, इन सारी, यानी हर स्तर पर आपको एक युद्ध लड़ना पड़ रहा है। और आप ही को पैसे भी इकट्ठे करने हैं, आप ही को एक्टर्स को तैयार भी करना है, उनको ट्रेंड भी करना है, आप ही को दर्शक भी इकट्ठे करने हैं, लोगों को बुला के लाना है, सेट बनवाने हैं, कॉस्ट्यूम्स बनवाने हैं, ये सारी चीज़ें। तो हमारे पास अब संसाधन ही नहीं थे, इस तरह के लोग उस तरह से जुड़े ही नहीं थे। और फिर भी हमने कोशिश की। और उन दिनों वो पटना में कॉफ़ी हाउस हुआ करता था, तो फणीश्वर नाथ रेणु वहाँ आया करते थे। फणीश्वर नाथ रेणु जो बहुत बड़े उपन्यासकार हुए, पढ़ती परिकथा उन्होंने लिखा, मैला आंचल उन्होंने लिखा, और ये जो एक फिल्म है, नाम नाम मैं भूल रहा हूँ, मुझे जैसे ही याद आ जाता है, तो वो सजन रे झूठ मत बोलो खुदा के पास जाना है, वो शैलेंद्र की, शैलेंद्र ने वो फिल्म बनाई थी, लाल पान की बेगम, वो तो तीसरी कसम, हाँ तीसरी कसम फिल्म। तो तीसरी फिल्म कसम के वो लेखक थे, तो वो बिहार के ही रहने वाले थे, लेकिन पटना में भी उनका घर था। तो कॉफ़ी हाउस में आया। तो वो जब हम नाटक कर रहे थे मर्जीवा, तो अब उसका जब प्रदर्शन था, तो मुझे लगा कि इनसे अच्छा और व्यक्ति कौन हो सकता है जिनको हम मुख्य अतिथि बनाएं। तो उनसे निवेदन किया कि आप इसमें मुख्य अतिथि बनकर आए तो हमें अच्छा लगेगा। तो वो बड़े खुश हुए, आए, नाटक देखा। नाटक देखने के बाद वो बहुत प्रभावित हुए। और उसके बाद तो फिर ये आप ये समझिए कि उनका मेरे साथ ऐसा, और संस्था के साथ ऐसा गहरा जुड़ाव हुआ। जब तक वो जीवित रहे, वो कला संगम के साथ जुड़े रहे। कला संगम वो मुझे भी गाइड करते रहे, कला संगम के सारे कलाकारों को गाइड करते रहे। 1974-75 का जो आंदोलन था, जेपी आंदोलन था, उसमें जो एक मूवमेंट किया गया, संपूर्ण क्रांति का जो मूवमेंट था, उसमें कलाकार संघर्ष समिति थी, जिसके उन्हीं की देखरेख में, या वो उसके संयोजक थे। मैं उसमें नुक्कड़ नाटक किया करता था। नुक्कड़ नाटक बिहार में, नुक्कड़ नाटक की शुरुआत करने वाला मैं हूँ। उसी समय नुक्कड़ नाटक की शुरुआत हुई। तो इस तरह से वो मेरे साथ, या कला संगम के साथ जुड़ गए, वो हमारा सौभाग्य था। और इस तरह से वो कला संगम को काफ़ी गाइड करने लगे, उनका मार्गदर्शन हमें मिलता रहा। तो इस तरह वो अब मैं वापस आता हूँ, मरजीवा जो है वो बहुत बहुत अच्छा हुआ। और कई स्कूल्स की टीचर्स भी आई, कम आए, छात्राएं कम आई। बहुत सारे कॉलेजेस के कई प्रोफेसर्स आई, प्रिंसिपल्स आई, पटना कॉलेज के भी आई, मगध महिला कॉलेज थी, वुमेंस कॉलेज, इन सब से काफ़ी लोग आए। उनको नाटक बहुत, और हिंदी विभाग के जो लोग थे पटना यूनिवर्सिटी के, वो सब आए, उन्होंने नाटक देखा, उन्हें नाटक बहुत पसंद आया। और फिर मैंने उन सब से मिल के बातचीत कर दी शुरू की कि अब हम अगला नाटक करना चाहते हैं, अगला तो। और इस तरह से मैं एक एक के घर गया, जितने भी लोग आए थे नाटक में, उनके घर से जाके, कि उनसे आराम से बैठ के उनसे बात कर सकूं, वो कोई परामर्श दे सके कि हम लोग इस काम को कैसे कर सकते हैं। और ये एक ऐसा काम था ना, कि जिसमें मैं अकेला नहीं कर सकता था, मुझे ऐसे लोगों का समूह चाहिए था, जो अ, अपनी तरह से लोगों को, वहाँ के परिवारों को कन्विंस कर सकें। अगर उनका एक सोशल स्टेटस है, और तो फिर जो जिनसे हम बात करते हैं, वो बड़ी जल्दी प्रभावित हो जाते हैं, आपकी बात को मान सकते हैं। लेकिन अगर आपका ही कोई सोशल स्टेटस नहीं, आप जितनी भी बातें कर लीजिए, वो हाँ हूँ करके टाल देंगे, निकल जाएंगे। तो मुझे, इसलिए मैं लार्ज नंबर ऑफ पीपल, उनको सबको जोड़ना चाहता था, जिससे एक हम उस वातावरण का निर्माण कर सकें, और वो निर्माण बहुत ज़रूरी था। तो उसमें एक विनीता अग्रवाल हुआ करती, प्रोफेसर विनीता अग्रवाल, वो मगध महिला कॉलेज की थी। मैं उनके घर गया, उनके पति पंकज, घनश्याम पंकज जी थे, वो समाचार भारती के ब्यूरो चीफ थे। तो उनके यहाँ में गया, मैंने कहा कि आपको नाटक कैसा, उनको बहुत अच्छा लगा, ये वो तो बातें होने लगी। तो उसके बाद मैंने कहा, उन्होंने कहा कि आप कौन सा नाटक नया कर रहे हैं। मैंने कहा वो सोच रहे हैं लड़कियों के बारे में, सोच रहे हैं कौन सा नाटक, क्योंकि नाटक मैं पहले तय कर लूँ और आर्टिस्ट मिले नहीं तो उसका कोई फायदा नहीं है। तो जिस हिसाब से लड़कियां मिलेंगी, उस हिसाब से फिर हम नाटक तय करेंगे, सोचेंगे।
तो उन्होंने कहा कि मैं चाहती हूँ मैं भी आपके साथ अभिनय करूँ। अब वो मेरे मुँह की बात उन्होंने छीन ली, मैं तो आर्टिस्ट के लिए ही आया था। तो मैंने कहा हाँ, ज़रूर हम करेंगे, आपके साथ नाटक करेंगे, आप बताइए कौन-सा नाटक करना है? तो उन्होंने कहा कि आधे-अधूरे मैंने अभी हाल ही में पढ़ा था, मुझे बड़ा पसंद आया है। तो मैं चाहूँगी कि उसमें मैं सावित्री की भूमिका करूँ। मैंने कहा जी ठीक है, आप करिए। तो सावित्री की भूमिका के लिए वो तय हो गया और मैंने दूसरे दिन लाके फिर से उनको एक नाटक दे दिया कि आप इसे पढ़िए और आप सावित्री के डायलॉग्स भी याद कर लीजिए। तो उसके बाद क्या हुआ कि अब लड़कियाँ 2 लड़कियाँ चाहिए, बिन्नी और किन्नी, वो कहाँ से आएँगी? अब हम लोगों ने बड़ी खोज की और मैं बिल्कुल प्रोफ़ेशनल लड़कियों के पास जाना नहीं चाहता था। मैंने कहा नहीं, अब उसके लिए चाहे हमें कुछ भी कीमत अदा करनी पड़े, हम प्रोफ़ेशनल लड़कियों के साथ काम नहीं करेंगे। हमारा थिएटर बन नहीं सकता है और हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम टाइम वेस्ट करें। तो सिर्फ़ नाटक कर दिया, नाटक करने के नाम पे एक नाटक करना है, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। उस वो कुछ दे के जाए, समाज को दे के जाए, हमें दे के जाए, संस्था को कुछ दे के जाए, ऐसा कुछ होना चाहिए। तो हमने बड़ी तलाश की, कई स्कूल्स में फिर दोबारा गए, जो टीचर्स आई थी वहाँ भी देखने के लिए, तो वो तैयार नहीं हुई। तो फिर मैंने विनीता जी से ही कहा कि आप ही थोड़ा-सा ज़ोर डाल के अपनी कुछ छात्राओं को तैयार कराइए ना, किसी तरह ये नाटक हो जाए। तो उनके पति ने भी कहा कि हाँ, हाँ, कुछ करो भाई, तुम ही करो। तो उन्होंने अपनी 2 छात्राओं को कहा, अपनी क्लास में कहा, तो 2 लड़कियाँ तैयार हो गई। एक वीना सहाय और एक दूसरी वंदना गुप्ता थी। तो उस समय वीना सहाय के पिताजी तो जल्दी से तैयार हो गए। उन्होंने कहा ठीक है, आप कह रही हैं तो ये जाएगी। उन्होंने कोई पूछताछ नहीं की। अब वो जो दूसरी लड़की थी वंदना गुप्ता, उसके पिताजी डॉक्टर थे पीएमसीएच में, पटना मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में, अच्छे डॉक्टर थे। लेकिन अब उनकी सोच कुछ और थी, दृष्टि। उसकी मदर ने कहा कि मैं पहले तुम्हारे डायरेक्टर से मिलूँगी, तब हम इजाज़त देंगे। तो तय हुआ कि मैं उनसे मिलूँगा, तो वो विनीता जी के घर पे ही उनको अ, बुलाया गया कि वहीं पे मुलाकात होगी, तो बातचीत हो जाएगी। तो मैं उनके घर पे गया और वो लोग आके बैठे हुए थे, उस लड़की के माता-पिता, और विनीता जी ने मेरा परिचय करवाया कि ये सतीश आनंद हैं, ये हमारे निर्देशक हैं, जो हम नाटक करने जा रहे हैं आधे-अधूरे। तो वो लड़की की माँ की आँखें इतनी छोटी थी, वो इतनी बड़ी हो गई। हैं? ये निर्देशक है? ये डायरेक्टर है? ये तो छोकरा है। ये तो बूढ़ा भी नहीं है, इसके तो बाल भी सफ़ेद नहीं है, डायरेक्टर कैसे हो सकता है? तो सब लोगों ने बड़ा वो लोग हँसे, उन्होंने कहा नहीं ऐसा नहीं है, बाल सफ़ेद होने से ही डायरेक्टर होगा, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, ये बहुत टैलेंटेड है, बहुत अच्छा नाटक करते हैं, बहुत अच्छा अभिनय करते हैं, बहुत अच्छा निर्देशन करते हैं। अभी इन्होंने ऐसा नाटक किया था, तो ये सब। तो उसके बाद वो बिगड़ गए हैं। वो उन्होंने कहा कि जी देखिए जी, हमें ये सब पसंद नहीं है, हम लोग को अच्छा नहीं लगता है। अब क्या करें, बेटी की बात थी, बेटी के टीचर ने कह रखा है, तो अब वो उन्होंने मेरा इंटरव्यू लेना शुरू किया। आप कितने भाई-बहन हैं? मैंने कहा जी, हम 6 भाई-बहन हैं, 3 3 बहनें, 3 भाई हैं। बहनों की शादी हो चुकी है? मैंने कहा जी हो चुकी है। भाइयों की? मैंने कहा नहीं हुई है। आप सबसे बड़े हैं? मैंने कहा जी। तो आपने शादी नहीं की? मैंने कहा नहीं। क्यों नहीं की? अब इसका मैं क्या जवाब दूँ कि क्यों क्यों नहीं किया? अब इसके पीछे की ध्वनि कुछ और थी। हाँ, मुझे बड़ा गुस्सा भी आ रहा था, लेकिन मैं क्या करता? मैंने कहा कि अब क्या जवाब दूँ? मैंने कहा जी ऐसा ही, अब शादी नहीं की वगैरह। तो फिर उन्होंने बीच में टोका, ये शादी इसलिए नहीं है, शादी कोई ज़रूरी थोड़ी है, इतनी जल्दी हो जाए। ये कुछ बनना चाहते हैं, कुछ बन जाएँगे तो अपना शादी भी कर लेंगे, शादी भी ऐसी कौन बड़ी बात है। अब उसपे जो वो लड़की की माँ थी, वो उसको बड़ी गुस्से में, वो कहा, "अरे! क्या बात करते हैं? ये नाटक से ज़िंदगी बनने वाली है आपकी? अरे आपके पिताजी का इतना बड़ा बढ़िया बिज़नेस है, जाइए वहाँ पे अपनी दुकान पे बैठिए, काम धंधा कीजिए, शादी कीजिए, घर बसाइए। ये क्या नाटक-फाटक में पड़े हुए हैं? इससे कुछ नहीं होने जाने वाला है।" इतना ज़ोर से जैसे वो मुझे शापित कर गाली दे रही हैं, इस तरह की उनकी टोन थी। अब रू मेरा रुआँसा सा मैं हो गया, अब मैं क्या करूँ? कैसे इस बात को अब अ, मैं चुप रह गया, कुछ बोल नहीं पाया। मैंने कहा कुछ बोलूँगा तो ये सारी बात खत्म हो जाएगी और नाटक नहीं हो पाएगा। तो ये मैं वो सारा गुस्सा, वो सारी बेइज़्ज़ती बर्दाश्त कर गया और इतने में फिर वो पंकज जी और विनीता जी ने फिर वो ऐसा है कि देखिए, आप ये चाहते हैं कि अभिनय करना चाहते हैं और कुछ इससे शायद हो जाए, और उस पर ब ब देखिए विनीता जी, हमारी बेटी आपकी छात्रा है।
अब आपके चलते जो है इसको हमको हाँ करनी पड़ी है। ये नाटक फाटक हम लोग को बिल्कुल पसंद नहीं है, हमारे खानदान में कोई नहीं करता है, हम लोग इसको नफरत करते हैं। अब इस तरह अब आप आपकी छात्रा है ये तो हमको हाँ करनी पड़ी है, लेकिन आप सुन लीजिए, ये सिर्फ एक नाटक में काम करेगी, हाँ इसके बाद मत कहिए कैसे। अब आपका कहा हुआ है इसलिए हम उसको मान लेते हैं। तो अब हम लोग जो है इस तरह से दोनों बेइज्जत भी हुए, वो भी बेइज्जत हुई, मैं भी हुआ, लेकिन हम लोग चुप रहे। हमने कहा चलो किसी तरह ये नाटक तो हो रहा है। तो फिर इस तरह से उस नाटक की रिहर्सल, हाँ फिर उन्होंने कहा कि रिहर्सल आप कहाँ करेंगे। तो मैंने बताया कि एक हमारे मित्र हैं, उनका एक घर है, वो उसमें एक बड़ा सा हॉल है, वहां पे करें। नहीं नहीं, हमारी बेटी किसी दूसरे के घर में नहीं जाएगी, अनजान आदमी के घर में नहीं जाएगी। और देखिए, ये नाटक में तभी काम करेगी विनीता जी अगर रिहर्सल आपके घर में होनी है। तो विनीता जी ने कहा ठीक है भाई, हम हमारे यहाँ रिहर्सल हो जाएगी, आप आप इसकी चिंता मत कीजिए। तो इस तरह से आधे आधे अधूरे की रिहर्सल शुरू हुई और वो नाटक हम लोग ने तैयार किया, काफ़ी मेहनत की, बड़ा और बहुत बढ़िया, विनीता जी ने भी बहुत बढ़िया किया और उस चरित्र को बहुत अच्छी तरह से उन्होंने निभाया। उसकी जो आंतरिक स्थिति है, अब क्या है कि सावित्री को अगर खाली सिर्फ आप ऊपर से पढ़ते हैं तो उसके बारे में बड़ी गलत सी राय बनती है। अब उस औरत की जो अपनी अंदर की कुंठाएं हैं या उसकी जो इच्छाएं हैं, उनको किस तरह से उभारा जाए, उसकी उसकी समझ होनी जब तक अभिनेत्री में नहीं होगी वो बात सामने आ नहीं सकती है। और वो चरित्र बड़ा ही ढिलमुल सा लगेगा। इसको सावित्री की भूमिका को विनीता जी ने बहुत अच्छी अच्छी तरह निभाया। अब वो जो मेल है उस पांचों कैरेक्टर मैं कर रहा था। अब उसको भी मैंने क्योंकि कई जगह तब तक नाटक हो चुका था, तो उसमें भी कई तरह की सोच विचार के बाद मैंने उस पे भी बड़ी मेहनत की। और उसमें खास करके जुनेजा जुनेजा जो कैरेक्टर है वो बिल्कुल अलग ढंग से निकल के आया। जब इसका प्रदर्शन नेमी जी ने देखा था तो उन्होंने कहा कि तुम्हारा जुनेजा जो है, आज तक मैंने जितने भी आधे अधूरे के प्रदर्शन देखे हैं उनसे बिल्कुल तुम्हारा जुनेजा अलग है, एंड इट इज मोर कन्विंसिंग। ऐसा लगता है कि हाँ, जुनेजा ऐसा ही रहा होगा, बड़ा चालाक भी किस्म का आदमी है। और वो क्योंकि उसमें एक जो सबसे बड़ी बात होती है कि जब अभिनेता को डायलॉग्स जो हैं, जो संवाद हैं, वो बहुत सपोर्ट भी करते हैं और उसको वो डिरेल भी करवा देने की उनमें क्षमता होती है। अगर उसमें वो बह जाएगा अभिनेता तो वो चरित्र कहीं का कहीं चला जाता है। और मुझे उसको करते हुए जब मैंने उसको बड़ा ही रेस्ट्रेन्ड और इस तरह से प्ले करने की कोशिश की तो मुझे ये बार-बार लगता था कि जो दूसरे अभिनेता वो क्यों बह जाते होंगे? क्योंकि उसमें उसके इस तरह के संवाद हैं जुनेजा के। तो उनको बड़ा ही उस तरह से रेस्ट्रेन्ड तरीके से एक बिल्कुल न नई सोच के साथ वो जुनेजा ने बनाया था, तो वो बड़ा खूबसूरत, बहुत ही बढ़िया नाटक हुआ। तो उस नाटक के जब प्रदर्शन हम कर रहे, वहाँ भारतीय नृत्य कला मंदिर है, वहाँ पे हमने इसके प्रदर्शन किए थे। तो उसमें अब अज्ञेय जी आ गए। अ, हीरानंद सच्चिदानंद वात्स्यायन अज्ञेय, हिंदी के बहुत बड़े कवि। दिनकर जी तो बिहार के ही हैं, तो दिनकर जी भी उन दिनों पटना आए हुए थे, तो ये हमें पता लगा। तो रेणु जी को रेणु जी से मैंने कहा, तो उन्होंने कहा कि हाँ हाँ हम लोग चलते हैं। तो रेणु जी मेरे साथ मेरे मेरे साथ मेरे स्कूटर पे बैठ के ना हम लोग दिनकर जी के यहाँ गए और दिनकर जी को जाके रिक्वेस्ट की। फिर दिनकर जी मान गए। फिर दिनकर जी ने को ये रिक्वेस्ट की गई कि आप अगर अज्ञे जी को कहेंगे तो अज्ञे जी आ जाएंगे। तो फिर उन्होंने अज्ञे जी को भी कहा तो अज्ञे भी आए, दिनकर भी आए। और वो पटना यूनिवर्सिटी के जितने भी हमारे हिंदी के बड़े प्रकांड विद्वान प्रोफेसर्स, वो सारे के सारे आए। एक बिल्कुल एलीट क्लास, जो पढ़ी लिखी क्लास थी। पहला प्रदर्शन तो उन्हीं से भरा भरा हुआ था और वो बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा। वो प्रदर्शन बहुत अच्छा हुआ, लोगों ने इतना पसंद किया। और उसके बाद से उन्होंने कहा, कई लोगों ने कहा कि ऐसा लगता है ये नाटक से आधे अधूरे से कि बिहार में रंगमंच का रेनेसां पीरियड स्टार्ट हो गया है। तो इस तरह की लोगों ने हम लोगों को शुभकामनाएं दी, तो उससे हमारा बहुत आत्मविश्वास बढ़ा कि नहीं, हम लोग अच्छा काम कर रहे हैं। और उसका एक दूसरा जो लाभ ये हुआ कि पटना यूनिवर्सिटी की चूंकि प्रोफेसर इसमें
अभिनय कर रही थी, तो इसलिए दूसरे कॉलेजेस की जो और प्रोफेसर्स वगैरह थी या और टीचर्स थे, वो भी फिर आकर्षित हुए रंगमंच की तरफ और वो भी नाटक आके देखने लगे। बिल्कुल पार्टिसिपेट तो नहीं किया उन्होंने उस तरह से मंच पर आके, लेकिन वो जुड़ गए, बहुत सारे लोग जुड़े और वो मंच के पीछे रहे, लेकिन वो हमें इस तरह की मदद करते रहे। ये भी एक बहुत बड़ी बात थी। अब एक पूरी तरह से कोई बड़ी रेवोल्यूशन तो हो नहीं सकती थी, लेकिन मुझे ये लगा कि ये एक पॉजिटिव स्टेप हम लोग को मिल रहा है और एक हम सही रास्ते पे चल रहे हैं और मुझे लगता है कि कुछ वर्षों में इसके बड़े अच्छे अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। और दूसरी जो सबसे बड़ी बात थी ये कि हमारे पटना में जितने भी नाटक हुआ करते थे, हमारे से पहले या और जो दूसरी संस्थाएं जो शौकिया तौर पे करती थी, प्रॉम्प्टिंग की बड़ी आदत थी, प्रॉम्प्टिंग होती थी हमेशा, हर नाटक में प्रॉम्प्टिंग होती थी। और कई मैंने ऐसे भी नाटक देखे बाहर से जो नाट्य संस्थाएं आती थी, उनमें भी प्रॉम्प्टिंग होती थी और प्रॉम्प्टिंग की आवाज़ आप सुनते हैं और दर्शक भी सुनता है। पहले दर्शक प्रॉम्प्टर की आवाज़ सुनता है, फिर उसके बाद अभिनेता की या अभिनेत्री की आवाज़ आती है और वो अ, जो दर्शक है वो उसको एक्सेप्ट करता है। लेकिन मुझे ये लगता था कि नहीं, अगर इस तरह की कोई चीज़ है तो नाटक की जो अपनी एक उसकी जो मिस्ट्री है, उसका जो रहस्य है वो तो पहले ही खुल जाएगा। तो इसलिए नाटक के डायलॉग याद करने बहुत ज़रूरी हैं और नाटक के डायलॉग नहीं याद करने के कारण क्या होता था कि प्रॉम्प्टिंग पे जितने भी नाटक होते थे, वो बड़े लंबे खिंच जाते थे। क्योंकि एक बार प्रॉम्प्टर बोलेगा, फिर उसको एक्टर सुनेगा, फिर वो बोलेगा, तो इसलिए टेम्पो बड़ा स्लो हो जाता था। तो मैंने अपने नाटकों में बिल्कुल ये स्ट्रिक्ट मेरा ऑर्डर था कि हर एक एक्टर को, चाहे उसके कम डायलॉग हैं चाहे उसके ज्यादा डायलॉग हैं, आपको अपने डायलॉग याद रखने हैं। हम प्रॉम्प्टर को स्टेज पे खड़ा नहीं करेंगे। अगर आपको डायलॉग याद नहीं है तो आपके डायलॉग हम काट देते हैं, लेकिन ये नहीं होगा कि आपको हम डायलॉग पीछे से सुनवाएं और आप पूरे नाटक को बर्बाद कर दें। जो एक नाटक से हम एक रहस्य या एक मिस्ट्री या एक उस तरह की जिज्ञासा दर्शक के अंदर पैदा करना चाहते हैं कि अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा। जब तक अगर नाटक ये नहीं कर पा रहा है दर्शक के साथ, तो दर्शक क्यों जुड़ेगा? दर्शक को अगर सारी चीजें पहले से मालूम हो जाएंगी, तो फिर तो वो इधर उधर की बातें सोचने लगा कि अब तो ये होने वाला है, अब तो ये होना है। प्रिडिक्ट नहीं कर सके वो, उसकी प्रिडिक्शन के अगेंस्ट चीजें सामने आए, तभी तो वो जुड़ेगा। और फिर वो जो भी अभिनेता या अभिनेत्री, अगर उसने अच्छी तरह से डायलॉग याद किए हुए हैं, तो हर हर शब्द का जो अर्थ है, हर शब्द की जो पावर है, वो उस तरह से दर्शक तक पहुंचेगी, उसके अंदर तक भेदेगी, उसके दिमाग में सीधे घुस जाएगी। तो ये बहुत जरूरी है कि और फिर जो अभिनेता या अभिनेत्री जिसको डायलॉग अच्छी तरह से याद है, वो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बोलता है, उसके साथ वो पूरे भाव आते हैं, उसके साथ वो पूरे एक्सप्रेशंस आते हैं, क्योंकि उसको कोई डाउट नहीं है कि अगला शब्द क्या है या अगला सेंटेंस क्या है, क्योंकि उसको वो पूरी तरह अच्छी तरह याद है, वो सारा उसके अवचेतन में जा चुका है, उसके अवचेतन में जा चुका है। इसलिए सारी चीजें स्पॉन्टेनियसली अपने आप आ रही हैं सामने बाहर, और ऐसा लग रहा है कि हर चीज स्वाभाविक हो रही है। अब उस स्वाभाविकता में वैसा ही होना चाहिए। मैं अभी किसी दृष्टि की बात नहीं कर रहा हूं जो दूसरे तरह की दृष्टियां होती हैं। हम एक रियलिस्टिक प्ले अगर कर रहे हैं तो वो रियलिस्टिक होना चाहिए, वो यथार्थवादी होना चाहिए। वो एक इल्यूजन अगर क्रिएट कर रहा है तो उसे इल्यूजन क्रिएट करना चाहिए, नहीं तो आप मत कीजिए रियलिस्टिक पे, आप फिर कुछ और कर लीजिए। आप जिस भी स्टाइल में जो भी नाटक करना चाह रहे हैं, वो उसमें उस तरह से आना चाहिए, तब वो दर्शक तक पहुंचता है, नहीं तो नहीं पहुंचेगा। इसका ख्याल हमेशा हर निर्देशक को, हर एक्टर को, चाहे वो कैरेक्टर छोटा कर रहा है या बड़ा कर रहा है, इसकी चिंता नहीं उसको करनी चाहिए और वो पूरी अपनी तन्मयता के साथ उसको जिए। कहते हैं जीना पड़ता है उस चरित्र को, ये शब्द बार बार यूज किया जाता है, समझाया जाता है, बताया जाता है, तो उस तरह से जीता है अभिनेता। तो वो, अब हम रियलिस्टिक प्ले कर रहे हैं तो फिर उसको ऐसा होना चाहिए। तो ये 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 रीत कह लें आप कि डायलॉग याद करना है, प्रॉम्प्टिंग नहीं होगी, ये पटना में मैंने शुरू की।
और इससे क्या हुआ कि नाटक का एक टेम्पो जो बनना चाहिए, एक टेम्पो जो होना चाहिए, जिससे वो असर पड़ता है, गतिशीलता जो है ना, वो एक बहुत मायने रखती है। और मेरे नाटक में ये पता नहीं कहाँ से आया, मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन मेरे हर नाटक में, चाहे वो कितना भी स्लो लिखा गया क्यों नहीं नाटक हो, उसमें एक गतिशीलता बराबर रहती है। पता नहीं ये कहाँ से आती है, लेकिन मुझे ये लगता है कि इसको गति देनी चाहिए। तो मेरे एक्टर्स ऑल द टाइम वो मूव करते रहते हैं, मूवमेंट है, बराबर मूवमेंट होता रहेगा। ऐसा भी नहीं है कि वो आपको खराब लगे, कन्विंसिंग है, उसके पीछे कारण हो क्यों वो मूव कर रहा है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि वो कि आपने एक कंपोजिशन बना दिया, वो बड़ी सुंदर कंपोजिशन है, अब वो उसी तरह से वो कंपोजिशन कई मिनट तक रह गई है, नहीं। वो एक परिवर्तन, चूंकि इसमें जो सबसे बड़ी बात है, आप दर्शक के रूप में जब हम किसी नाटक को देखते हैं, तो उसमें जब तक अ, जिसको हम देख रहे हैं और वो सुन रहे हैं, वो एक ही पोजीशन में बहुत देर तक बैठा हुआ है, तो वो आपको बोर करने लगता है, आप ऊबने लगते हैं। अगर वो थोड़े से मूवमेंट लेने अपने स्पेस का जुड़ जाता है, तो फिर आपको वो अच्छा लगने लगता है। आपकी आंखों को सुख मिलता है। आपकी आंखें जो हैं, वो एक स्टैटिक चीज को नहीं देखना चाहती हैं। ये ईश्वर ने हम लोग को ये गुण दिया है, सबको, कोई भी जो भी नाटक देखने वाला है। तो एक दर्शक के नाते जब मैं एक नाटक देखता हूँ या देखता था, तो उस समय मेरे मन में आता था, ये रुक रुक क्यों गया है, परिवर्तन, ये चेंज आना चाहिए, ये चेंज। तो वो कंपोजिशन के लेवल पर चेंज आ जाए, वो मूवमेंट के लेवल पे। मेरी जिस तरह से भी अब ये निर्देशक की अपनी दृष्टि है और अपनी समझ है, उसको कैसे उसने हैंडल करना है, क्योंकि मंच पर आप कुछ भी करते हैं, उसका कोई ना कोई अर्थ तो है। आप जो कुछ भी बोलते हैं, जो कुछ भी फिजिकल एक्शन करते हैं, उसका एक ना एक अर्थ है। अब वो अर्थ जो आप कह रहे हैं, जो उस समय वो सिचुएशन है, उसके साथ जा रहा है या नहीं जा रहा है, आपको ये देखना है। एक निर्देशक होने के नाते आपने देखना है, और एक अभिनेता होने के नाते भी आपने अपने आप को देखना है कि मैं जो ये कर रहा हूँ, मैं जो ये फिजिकल एक्शन कर रहा हूँ, इसका ये अर्थ निकल रहा है या नहीं निकल रहा है। मैं जो ये मूवमेंट कर रहा हूँ, इसका ये अर्थ निकल रहा है या नहीं निकल रहा है। ये हमेशा दोनों को सोचना होता है। तो ये मैं कोशिश करता हूँ अपने अभिनेता को भी समझाने की और खुद को भी समझाने की कि इस तरह से करें। तो मेरे नाटकों में हमेशा एक गतिशीलता रही है, एक टेम्पो रहा है, बराबर का टेम्पो रहा है। मैंने खामोश आजाद जारी है नाटक किया था, और उसको देखने के लिए उस समय, ये 75 के आसपास की बात है, 74 या 75 के आसपास की बात है, तो विजय तेंदुलकर भी आए थे पटना उस समय, जेपी से मिलने के लिए आए थे। तो हमने वो तब नया नया ही नाटक को किया था, मेरे 4-5 महीने पहले ही किया था। खामोश अदालत जारी है, उसके कई प्रदर्शन किए थे। तो उनको उनसे मेरी बातचीत हुई, तो मैंने उनको बताया, उन्होंने कहा हाँ हाँ मैंने सुना है, तुम्हारा वो नाटक बड़ा अच्छा हुआ था। तो मैंने कहा कि हम चाहते हैं कि आप उस नाटक को देखें। बोले हाँ मुझे बड़ा अच्छा लगेगा। तो अब वो जितनी जल्दी थी उसमें हम हॉल कोई बुक नहीं कर पाए, और उसमें सच बात ये थी कि हमारे पास इतने पैसे नहीं थे कि हम एक हॉल बुक कराते। अब वहाँ हॉल बुक कराने का मतलब है हॉल में पैसे लगेंगे, लाइट्स के अलग से पैसे लगते थे, इन सारी चीज़ों के पैसे लगते थे, और हम उस तरह से बहुत ही आर्थिक दृष्टि से बहुत ही कमज़ोर थे। किसी तरह से रिहर्सल चल जाती थी, हो जाता था, ये था। तो उन्होंने बताया नहीं, फिर हमने कहा कि देखिए हॉल तो मिल नहीं रहा है, तो हम जहाँ रिहर्सल करते हैं वो काफ़ी बड़ा स्पेस था, तो आप वहाँ अगर कहें तो हम आपको पूरी रिहर्सल दिखा देते हैं। तो ठीक है। तो फिर वो मान गए, तो उनको हमने वो रिहर्सल अपनी दिखाई, और पूरा जिस तरह से स्टेज पे नाटक करते हैं बिल्कुल उसी तरह से किया था। लेकिन लाइट्स नहीं थी, कॉस्ट्यूम्स जो हम पहनते हैं वैसे ही थे, और कुछ इस तरह का तामझाम नहीं था, कोई सेट वगैरह नहीं था। जितनी ज़रूरत थी चेयर की, वो जो रिहर्सल में आप इम्प्रोवाइज जैसे करते हैं उस तरह का था। तो वो जब उन्होंने देखा, और उसमें फणीश्वरनाथ रेणु थे, हंस कुमार तिवारी थे, विजय तेंदुलकर थे, सब और कुछ और गणमान्य लोग थे, 10-12 लोग। तो उन्होंने ये सब ने बैठ के ये नाटक देखा, तो बहुत पसंद उनको आया तालियां। और उसके बाद वो कहने लगे, ये विजय तेंदुलकर के अपने मुंह से कही हुई बात है कि आपके जो मूवमेंट्स हैं वो बड़े स्विफ्ट हैं। पूरे नाटक में सभी पात्रों के मूवमेंट्स काफी थे। मैंने जैसे कहा ना कि मैं मूवमेंट्स पे बहुत काम करता हूँ,
और एक गति देता रहता हूँ। तो वो उनको बहुत पसंद है। बोले आपके मूवमेंट्स बड़े स्विफ्ट थे। बोले कि नाटक लिखने से पहले अगर इन चीज़ों का मुझे ध्यान होता, जानकारी होती, तो मैं ये नाटक और अच्छा लिख सकता था। तो ये उनके उद्गार थे विजय तेंदुलकर के। तो जब कोई बड़ा लेखक या इस तरह के बड़े कलाकार आपके काम को आके इस तरह से विश्लेषित करते हुए कुछ आपको कहते हैं, तो आपको ये लगता है कि मैं जो सोच रहा हूँ, मैं जो कर रहा हूँ, वो ठीक है। वो तो आप उससे उत्साहित होते हैं, प्रोत्साहित होते हैं। फिर आप और कुछ और नया करने की कोशिश करते हैं। आपके अंदर ये लगता है कि नहीं, और मैं कुछ एक्सपेरिमेंट करूँ और कुछ खोज करूँ। ये निरंतर एक खोज है। एक एक्टर होने के नाते और एक निर्देशक होने के नाते एक लगातार खोज है। पता नहीं क्या चाहिए, हमें नहीं पता है। लेकिन हम खोजते चले जा रहे हैं नाटक दर नाटक। अपने आप को हर नाटक में अपने आप को एक अलग व्यक्ति पाते हैं। हर नाटक में एक निर्देशक के तौर पे एक अलग व्यक्ति पाते हैं जो दुनिया को एक बिल्कुल अलग ढंग से देख रहा है। अलग उसकी दृष्टि हो गई है, अलग उसकी समझ हो गई है, क्योंकि समस्याएं अलग हो गई। जो उस नाटक के पात्र हैं वो अलग दूसरी कम्युनिटी के हो गए, दूसरी रेस के हो गए, दूसरी जाति के हो गए, दूसरी क्लास के हो गए, जो आपकी क्लास से बिल्कुल अलग हैं। तो आप जब उनके साथ इंटरैक्ट करते हैं मानसिक तौर पर, तो ये सारे के सारे बदलाव आपके अंदर आते हैं और आपको समझ में आता है कि आप क्या कर रहे हैं, आप कहाँ पर हैं। आपकी दृष्टि दृष्टि संपन्न होती है, मुझे ऐसा लगता है। और वो नाटक दर नाटक मैंने अपने आप को उस तरह से संपन्न होते पाया है। मेरी दृष्टि बदली है, बदलाव आया है। और ऐसा भी नहीं रहा है कि मैंने एक तरह का नाटक कर लिया तो मैं अब इसी तरह के नाटक करूं, नहीं। हर तरह का नाटक मैं करना चाहता हूं, हर तरह से करना चाहता हूं, अलग अलग फॉर्म्स में करना चाहता हूं। उन फॉर्म्स में जाके देखूं तो सही कि क्या चीज निकल के आती है। क्यों एक ही चीज, जैसे मैं आप रामायण के बारे में आप सब वाकिफ है, रामलीला या वाल्मीकि रामायण है या रामचरितमानस है या और बहुत सारे लेखकों ने रामायण लिखी है। लेकिन ज्यादातर काम जो हुआ है आर्टिस्टिक फील्ड में वो ये वाल्मीकि की रामायण पे हुआ है या रामचरितमानस पे हुआ है। अब एक ही रामायण है, एक ही कथा है, वो चित्रों में कही जा रही है, वो गा के कही जा रही है, वो नाटक के माध्यम से कही जा रही है, वो रियलिस्टिक नाटक के माध्यम से कही जा रही है, वो एक ट्रेडिशनल माध्यम से कही जा रही है नाटक के, वो आपको एक ओपन एयर में की जा रही है। अब जब रामलीला जो आपकी रामनगर की होती है, आप उसमें देखिए, वो एक ही रामलीला, वही तो है राम, लेकिन उस कथा को उस तरह से कहा जा रहा है। फिर उसको डांस में कहा जा रहा है, डांस ड्रामा बना के उस कथा को प्रस्तुत किया जा रहा है। और मुझे नहीं लगता, मैंने आज तक ऐसा कोई भी प्रदर्शन नहीं देखा जिसमें राम की ये कथा अपने आप पे पूरी तरह से अभिव्यक्त नहीं होती है या संप्रेषित नहीं होती है। होती है। सबका अपना अपना एक आनंद है, रंग है, और वो रंग हमें अच्छा लगता है। अच्छा, हम कथा तो जानते हैं, सब लोग कथा जानते हैं। हमारी एक धार्मिक भावना है, वो एक अलग है। मैं धार्मिक भावनाओं की बात नहीं कर रहा हूं, मैं उस कलात्मकता की बात कर रहा हूं जिस कलात्मकता के अंतर्गत जिस भी व्यक्ति ने, जिस भी कलाकार ने उस राम कथा को चुना और उसको उस तरह से अभिव्यक्त किया, और वो पूरी तरह से संप्रेषित होती है दर्शक तक। दर्शक उसका पूरा आनंद लेता है। अब वो धार्मिक आनंद ले या कलात्मक आनंद ले, लेकिन वो आनंद लेता है, वो वहां तक पहुंचती है। तो एक ही चीज कितनी तरह से अलग अलग ढंग से कही गई है, अगर ये सच है तो फिर नाटक के साथ ऐसा क्यों नहीं हो सकता। हम कई तरह के नाटक कर सकते हैं, एक ही नाटक को पचासों तरह से किया जा सकता है। हाँ, लेकिन उसके साथ आपको कोशिश ये करनी पड़ेगी कि आपको फिर उस फॉर्म के लिए आपको उस कथा वस्तु को उस तरह से एडॉप्ट करना पड़ेगा। ये मेहनत तो करनी पड़ेगी, तभी वो चीज उसके साथ जाएगी और वो अच्छी लगेगी। तो ऐसा ही मैं अपने नाटकों के साथ करता हूँ। जब मैं चुनाव करता हूँ तो मुझे ये नहीं है कि ये उसने किया था। और जो सबसे बड़ी बात, जैसा मैंने आपको कहा कि बिहार में मुझे
एक रंगकर्म या रंगमंच, हेल्दी रंगमंच बनाना था, तो मुझे लोगों को इससे भी परिचित कराना चाहिए था कि नाट्य साहित्य बहुत अच्छा है। हमारा भारत का जो नाट्य साहित्य है वो चाहे किसी भी भाषा का है, हिंदी का है या मराठी का है या तेलुगु का है या कन्नड़ का है या पंजाबी का है, किसी भाषा में जो लिखा गया है या बंगला का है, वो सब श्रेष्ठ है। उसमें बहुत अच्छी अच्छी चीजें, अच्छे अच्छे नाटक लिखे गए हैं, समस्याओं को अच्छे ढंग से डील किया गया है। उसमें ऐसे चरित्र हैं जो इस तरह से आपको झकझोर दे सकते हैं अपने अभिनय से, अपने करने से। तो इसलिए नाटक की तरफ झुकिए, नाटक को देखिए, नाटक के साथ जुड़िए, अभिनेता के तौर पे जुड़िए, अभिनेत्री के तौर पे जुड़िए, दर्शक के तौर पे जुड़िए, लेखक के तौर पे जुड़िए, उसको एप्रिशिएट कीजिए। क्योंकि जब तक आप एप्रिशिएट नहीं करेंगे, नाटक का कल्याण नहीं हो सकता है, दर्शक कभी नहीं आएगा। और ये हमारी मेरी शुरू से ये कोशिश रही, और धीरे 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 मैंने ये देखा कि ये बदलाव आया, और बहुत जबरदस्त बदलाव आया। जो मैं चाहता था वैसा तो नहीं हुआ, लेकिन हाँ, बदलाव आया, लोगों में विश्वास पैदा हुआ, लड़कियां आने लगी। लेकिन अब वो समाज जिस तरह से बंधा हुआ है, उसकी एक समस्या थी। अब जैसे हम किसी भी लड़की को लेके आते थे रिहर्सल में, तो उनके माँ बाप का ये कहना होता था कि लड़की को घर तक, अब रिहर्सल तो शाम को शुरू होती थी, 3 बजे या 4 बजे या 5 बजे शुरू होती थी, और 8 बज जाते थे या 9 बज जाते थे। तो 8-9 बजे तो अंधेरा हो जाता था। अब लड़कियां घर वापस कैसे जाएं? अब माँ बाप की तरफ से ये भी था, मेरे पास स्कूटर होता था, वो कहते थे नहीं, स्कूटर पे लड़की नहीं बैठेगी, लड़की रिक्शा पे बैठेगी। आप उसके पीछे पीछे स्कूटर चलाते हुए धीरे धीरे उसे घर तक छोड़ के आएंगे। अगर आपको ये मंजूर है तब हम अपनी बेटी को भेजते हैं आपके नाटक में। मैंने कहा जी मंजूर है। तो इस तरह का काम मैंने कई वर्षों तक किया। अब एक या दो लड़कियां होती थी तो उनको पहुंचा सकता था मैं, अब दो से ज्यादा लड़कियां हो जाएं तो सतीश चंद्र कैसे अपने आप को बांटे? तो फिर लड़कियां, लड़के दूसरे तैयार किए गए। अब उन लड़कों को कहा गया कि तुम जाओ, जिसके पास साइकिल होती थी या स्कूटर होता था वो बेचारा उनके पीछे पीछे जाता था, साथ में बैठना मना था। अब जिस गली या मोहल्ले में वो जा रही हैं, अब रात का समय है, 8 बज रहे हैं, 9 बज रहे हैं, 9:30 बज रहे हैं, और गली में से वो खिड़कियां खुल खुल के झांक रही हैं कि ये लड़की इस समय 9 बजे घर लौटती है, इसके साथ कौन है। अब एक बार क्या हुआ कि एक लड़की काम कर रही थी, तो जो लड़का उसको छोड़ने जाता था वो उस दिन नहीं आया या 2-3 दिन नहीं आया, तो मैंने दूसरे लड़कियों को भेज दिया, और फिर तीसरे दिन फिर किसी दूसरे को भेजना पड़ गया, वो साइकिल लेके नहीं आया। तो उस लड़की के पिताजी ने मुझे फ़ोन किया, उन्होंने कहा कि आप मेरे घर पर आइए। मैं उनके घर पर गया, मैंने कहा कि जी कहिए। बोले कि देखिए बात ये है कि मैंने अपनी बेटी को सारे समाज से के खिलाफ लड़ के, मेरी इच्छा है कि मेरी बेटी अभिनय करे, ये मैं चाहता हूँ, लेकिन समाज कुछ अलग ढंग से सोचता है। तो मैंने कहा बताइए क्या कोई गलती होगी मुझसे? बोले हाँ, एक बहुत भारी गलती हो गई है। मैंने कहा जी बताइए। बोले कि आप मेरी बेटी को शाम को छोड़ने के लिए जो आता है, हर रोज एक नए लड़के को भेज देते हैं आप। तो ये आस पड़ोस में बातें शुरू हो गई हैं। अब तो अगर ऐसा है तो फिर तो मैं तो लड़की को भेजना बंद कर दूंगा। अब ये कितनी गलत बात है सामाजिक दृष्टि से, अगर आप सोचें। ऐसे समाज के अंदर मुझे नाटक करना पड़ रहा था, और उन परिवारों से, अब जो चाहते हैं परिवार के मेरी बेटी काम करे, लड़की चाहती है मेरे काम करे, लेकिन समाज जो देखने वाला है वो ऐसा है। तो फिर मुझे, ठीक है, मैंने कहा जी आइंदा से ये गलती नहीं होगी। तो वो आ, फिर वो एक ही लड़का उसको छोड़ने जाने लगा। अब वो जब नाटक हुआ तो मैंने उनको 10 पासेस एक्स्ट्रा दे दिए। मैंने कहा आपके आस पड़ोस के जितने भी परिवार हैं, उन सारे परिवार को, उनको कहिए पूरे परिवार के सहित आके आप नाटक देखिए, ताकि वो तुम्हें देख सकें कि तुम कहाँ जाती थी, क्या करती थी, तुम्हारे बारे में कोई गलत तुम्हारे बारे में कोई गलत धारणा नहीं बन सके। इस तरह की बातें जब होती हैं तो आप कैसे, आप दर्शक, आप एक वातावरण कैसे बना सकते हैं। ये था, तो इतना इतना परिवर्तन आया। अब दूसरा जो एक बहुत बड़ा परिवर्तन, जो एक नई दृष्टि जिसे हम कहते हैं, वो मुझे 1984 में संगीत नाटक अकेडमी की एक योजना थी कि
क्या आधुनिक भारतीय रंगमंच के लिए एक आप ऐसी नई रंग भाषा का सृजन कर सकते हैं जो बिहार की जो वहाँ की अ, नाट्य पारंपरिक लघु नाट्य हैं या कम खेले जा रहे हैं या लुप्त होते हैं या इस तरह की कोई परंपराएं हैं, उनसे आप नाटकीय तत्व लेकर क्या आप किसी रंग भाषा का सृजन कर सकते हैं? तो मैंने इसको स्वीकार कर लिया और मैंने कहा हाँ, हम करेंगे। और इस तरह से मैंने एक नया काम शुरू किया। बिहार के उन सारे पारंपरिक लोक नाट्यों पर एक लंबा अध्ययन किया, लोगों से बातचीत की और वहाँ की एक नाच पार्टी, नाच नाच बहुत मशहूर है, लौंडा नाच हमारे यहाँ बहुत मशहूर है। लौंडा नाच में ना मुझे उसकी गतियाँ बड़ी पसंद आती थी। उसमें वो बाद में जाके बड़े अश्लील और वो सब हरकतें करते थे जो मुझे पसंद नहीं थी, तो वो मैं उनको हटाकर कुछ और सोचना चाहता था। तो इस तरह से और भी अलग-अलग जो वहाँ के नाट्य रूप हैं, विद्यापत नाच है, जटिन है, नटुआ है, आपका डोमकच है, पंवरिया नाच है, बहरूपिया है हमारे यहाँ, भाण है, चेता है और कई इस तरह के छोटे-मोटे न नाट्य रूप और डांस जो पारंपरिक नृत्य हैं, उनमें जो नाटकीय तत्व हैं, वो। और फिर हमारे यहाँ के जो रीति-रिवाज हैं, हमारे के यहाँ यहाँ जो उत्सव होते हैं, पर्व होते हैं, अब आप अगर ज़रा-सा भी ध्यान से देखें, तो हमारे भारतीय समाज में हम चाहे किसी भी प्रदेश के रहने वाले हैं, हमारे यहाँ की जो धार्मिक और सामाजिक रिवाज हैं और जो ये पर्व हैं, आप इनमें सब में देखिए उत्सव हैं, इन सब में आप देखेंगे कि नाटकीयता भरी पड़ी है। पूरे के पूरे फुल ऑफ ड्रामेटिक एलिमेंट उसमें इतने ज़्यादा हैं। तो मैंने उन्हीं में से कुछ-कुछ ड्रामेटिक एलिमेंट्स का चुनाव किया और इस तरह से एक फॉर्मेट तैयार किया। उस फॉर्मेट का नाम मैंने रखा विदेशिया। अब चूँकि एक फॉर्मेट आप तैयार कर रहे हैं, एक नई रंग भाषा आप तैयार करने जा रहे हैं, तो उसको कोई ना कोई एक नाम तो देना ही पड़ेगा आपको। तो वो एक नाम चाहिए था, इसलिए बहुत गंभीरता से हमने इस पे विचार नहीं किया कि ये विदेशिया शब्द मैं क्यों इस्तेमाल कर रहा हूँ या विदेशिया ही रखा जा रहा है। कोई भी नाम उसका हो सकता था, जैसे कुछ भी हो सकता था, एबीसी हो सकता था, अ, नया न कुछ ऐसा हो सकता है, उसी तरह से एक विदेशिया रख दिया गया। अब वो नाम से आप वो जान सकें कि इसमें क्या काम होता है। असल तो काम की बात है कि हमने काम क्या किया है। उस नई रंग भाषा में हमने क्या चीज़ें देने की अ, समाज को कोशिश की है, समाज को क्या दिया है। तो इस तरह से हमने उसका नाम ये रखा और उसमें मैंने 5 एलिमेंट जो हैं मुख्य रखे अ, उस विदेशीय शैली में। पहला तो था सूत्रधार। सूत्रधार को 2 हिस्सों में बाँटा फिर बाद में, नट और नटी में। फिर विदूषक, लवार जोकर, जो हमारे पारंपरिक नाटकों में हमेशा किसी न किसी रूप में रहता है। फिर उसके बाद गीत, नृत्य, जो हमारे यहाँ नाच हैं, लौंडा नाच जैसे मैंने कहा और भी दूसरे तरह के जो नाच होते हैं, वो उन उनमें से वो गतियों का आपने चुनाव किया, तो इसीलिए एक नृत्य नाच रखा और गीत संगीत रखा। गीत संगीत हमारे जो लोक लोक जीवन है, यह हमारा पूरा भारतीय जीवन ही है। अगर हम उस पे एक लंबी दृष्टि डालें, तो गीत और संगीत भरा पड़ा है। हमारे यहाँ जब बच्चा जन्म लेता है, माँ के पेट में आता है, तब से गीत शुरू हो जाते हैं और मृत्यु पर्यंत तक गीत चलते हैं। हमारे यहाँ नदियों के गीत हैं, हमारे यहाँ पहाड़ों के गीत हैं, हमारे यहाँ ऋतुओं के गीत हैं, हमारे यहाँ पक्षियों के गीत हैं, हमारे यहाँ पेड़ों के गीत हैं, हमारे यहाँ एक समय ऐसा था कि इनसे हम लोग वार्तालाप करते थे। इस सारे परिवेश से, इस सारी एनवायरनमेंट से हम पर्यावरण से हम बातचीत करते थे, हम इसके बहुत नज़दीक रहते थे, नदियों से बात करते थे, तो पशुओं से बात करते थे। इसकी तो हमें उदाहरण जो है हमें रामायण में मिल जाते हैं कि जब सीता को वो हर कर ले गए रावण, तो उसके बाद सीता को ढूंढते हुए राम वन वन ठोकरें खा रहे थे, तो वो सभी
पशुओं से पूछते थे, पक्षियों से पूछते थे, पेड़ पौधों से पूछते थे, तो तुमने जानकी को तो नहीं देखा, सीता को तो कहीं नहीं देखा, कोई रास्ता कोई चले बताओ। तो इस तरह से हमारा हम जो है बिल्कुल पर्यावरण के हम नेचर के नजदीक रहने वाले लोग रहे हैं। तो इसलिए वो गीत और संगीत जो है ना हमारे अ, खून में बसा हुआ है, हर भारतीय के खून में वो वो बसा हुआ है। इसलिए हम नाटक को या प्रस्तुति को बिना गीत और संगीत के सोच ही नहीं सकते, हम नहीं सोच पाते हैं। तो इसलिए गीत और संगीत रखा, और उसमें एक समाजी, समाजी का मतलब वो कोरस, कोरस का मतलब ये है कि वो अलग से कोरस नहीं, उस नाटक में कलाकार जितने भी कलाकार काम कर रहे हैं वो सारे के सारे मंच पर एक साथ आएंगे, गाते बजाते हुए आएंगे। सुमिरन हम उसे कहते हैं। ये मैंने नाट्य शास्त्र से जो मंगलाचरण है ना, तो नाट्य शास्त्र से ये तत्व लेके कि उसको मंगलाचरण के रूप में आप स्टेज पर जब आएंगे, स्टेज जब खुलेगा तो बिल्कुल बेयर स्टेज है, कुछ भी नहीं है, और धीरे धीरे वो सारे कलाकार जितने भी हैं वो मंच पर उस सुमिरन को गाते हुए मंच पर आएंगे। वो कुछ गतियां उनको दी गई थी, नृत्य की गतियां थी, वो शुद्ध नृत्य नहीं था, एक वॉक थी, डांसिंग वॉक ये कह लीजिए या लिरिकल वॉक उसे कह लीजिए। उस तरह से लेके वो आते थे मंच पर और वहां बैठ जाते हैं, फिर उसको गाते हैं। फिर वो जब खत्म हो जाता है तो फिर गाते हुए उसी को गाते हुए सुमरन को गाते हुए उसको वो मंच के पीछे जो अपर हिस्सा है, जैसे आप आप स्टेज कहते हैं, उस पर एक कतारबद्ध या दो कतारों में या तीन कतारों में वो बैठ जाते थे। और पूरा शुरू नाटक में शुरू से लेके अंत तक ये इस तरह से उनको बैठना है। अब इसमें ये होता था, नाटक में कोई दृश्य बंद नहीं है, कोई सीनिक डिजाइन नहीं, कुछ नहीं है। हाँ, प्रकाश का हम इस्तेमाल जरूर करते थे, लेकिन सेट डिजाइन नाम की कोई चीज नहीं थी। वो मंच पर सारे के सारे पात्र या वो समाजी बैठे रहते हैं, जो बैठे हुए हैं हम उनको समाजी कहते थे, या नागरिक कह लीजिए, आप नागरिक उसे कह सकते हैं। अब किसी चरित्र को जब उठना है, उसमें नाटक का कोई पात्र है, तो उन्हीं समाजियों में से वो उठेगा। अब वो बैठा हुआ है तो समाजी है, खड़ा जैसे ही हुआ तो वो पात्र हो गया। अब उस पात्र को सजीव करते हुए उसने मंच पर आगे आना है और अपना जो भी उसकी भूमिका है, जो भी उसके संवाद हैं, उसने वो बोलने हैं, और उनको बोल के जो भी कहना है, जिस भी भाव में उसने उसका एग्जिट है, वो उसी भाव में एग्जिट लेगा और वो पीछे की तरफ जाके बैठ जाएगा। जब वो बैठेगा तब वो समाजी होगा, लेकिन बैठते तक वो पात्र है, उस नाटक का पात्र है। ये मैंने ऐसा सोचा था और मैं अपने अभिनेताओं से ये करवाता भी था। तो इस तरह से एक अभिनेता के लिए कितना बड़ा चैलेंज है कि आप 2 या 3 सेकंड में आप एक पात्र हो गए और 2 या 3 सेकंड में आप समाजी बन गए। इसी तरह से अब वो जो सूत्रधार है, अब सूत्रधार जो है वो गायक बहुत अच्छा होना चाहिए, सुरीला गायक होना चाहिए। ऐसा नहीं किसी तरह से भी कोई काम चला, नहीं, उसको गायन में वो बिल्कुल प्रवीण होना चाहिए, श्रेष्ठ होना चाहिए। एक सेकंड जरा सा। तो मेरा ख्याल शायद कुछ क्वेश्चंस हैं, उनके आंसर्स हैं। मैं चाह रहा था जरा मैं विदेशी स्टाइल पे जो मैंने काम किया है, अगर आप इजाज़त दें तो मैं उस पर थोड़ी बात कर लूं, क्योंकि ये बड़ा महत्वपूर्ण कार्य है और इसके बारे में लोगों को जानना चाहिए कि बिहार में क्या काम असल में हुआ, और ये वो नींव है जिसने बिहार में आज जो आप बिहार का रंगमंच देख रहे हैं वो खड़ा हुआ है। तो इसलिए उस बात को जानना जरूरी है। और सिर्फ ये इतना ही भर नहीं है, इससे इससे जो मैंने काम किया इससे प्रभावित होकर काफी लोगों ने अपने नाटकों में वो सारी चीजें लाने की कोशिश की है, और बहुत बड़ी अच्छी बात है, ये बहुत अच्छा है। इससे ये पता लगता है कि आप जो काम कर रहे हैं वो एक कितना सशक्त है, कितना उसका महत्व है। तो इस तरह से एक सूत्रधार जो है वो गायक भी होना चाहिए, वो अभिनय भी करेगा, वो नृत्य भी करेगा, और वो उस नाटक में सिर्फ कथा गायन नहीं करेगा, कथा कहने वाला नहीं है, उसको नाटक में एक गायन या नर्तक के अतिरिक्त एक दूसरा पात्र भी करना होगा। ये मैंने बांध रखा था, ये नियम है। उसे वैसा ही नटी के साथ है, वो भी नृत्य उसके साथ करेगी, वो भी कथा गायन करेगी, लेकिन
उसके बाद उसने नाटक में कोई ना कोई चरित्र का अभिनय करना है। इसी तरह से एक विदूषक है। अब विदूषक जो है उसका काम तो हंसाना है, लेकिन नहीं, मेरे नाटक में वो सिर्फ हंसाएगा ही नहीं, वो हंसाने के अतिरिक्त एक और दूसरा चरित्र, कम से कम एक, नहीं तो ज्यादा भी हो सकते हैं नाटकों में, जैसे जरूरत पड़े आपको, आप उसको मल्टीप्लाई करते जा सकते हैं। ये हर एक अभिनेता और अभिनेत्री के लिए सच था कि मैं उनका वो इस्तेमाल कर सकता हूँ। ये मैंने अपने कुछ उस फॉर्म में कुछ ऐसे नियम बनाए, ताकि अगर आप विदेशी शैली में काम कर रहे हैं तो ये सारी चीजें होनी चाहिए। अगर ये नहीं होंगी तो फिर ये विदेशी शैली नहीं है, कुछ और है। जो भी आप करना चाहते हैं, अगर आप विदेशी शैली भी करना चाहते हैं तो फिर उसमें ये चीजें होनी चाहिए। अब ये नट और नटी हैं, अब इनका ये इतना ही काम नहीं था कि ये आए गाए और नाचे और चले गए। अब इनके नृत्य में जो लौंडा नाच की जो गतियां थी वो तो थी ही, उसके अतिरिक्त तो और भी कई गतियां मैंने डाली। लेकिन एक चीज मैंने कथक से ली। कथक आप जानते हैं क्लासिकल इंडियन डांस है उत्तर भारत का। उसमें जब नृत्य खत्म होता है, कोई भी नर्तक नृत्य कोई एक टुकड़ा खत्म करता है तो वो एक तिहाई लेके उसको खत्म करता है, संपर आता है। तो उस तरह से वो तिहाई मैंने इसमें कहा कि हमारे नट और नटी वो तिहाई बराबर लेंगे, उनका ये तिहाई लेना बहुत जरूरी है। अब वो तिहाई लेते थे। अब तिहाई आपने बिल्कुल कथक की तरह से नहीं लेनी है, उसमें थोड़ा सा आप हेर फेर कर दीजिए अपने पैर के फुट के मूवमेंट में, ताकि वो ऐसा नहीं लगे कि उसकी कॉपी है। आपने उसको अपने ढंग से उसको थोड़ा अपभ्रंश उसका बना दिया और उसको अपने ढंग से आपने इस्तेमाल किया। तो इस तरह से मैंने उसका इस्तेमाल किया। और फिर गीत और संगीत, गीत के और संगीत के बारे में मैंने आपको बताया ही, लेकिन गीत के साथ मैंने एक चीज और जोड़ दी। अभी तक जैसे हम पारंपरिक नाटक देखा करते थे या देखते हैं, उसमें क्या होता है, या जो जहाँ भी संगीत वाले नाटक होते हैं, संगीत में नाटक होते हैं, तो जैसे ही कोई गीत शुरू होता है, किसी भी पात्र ने अगर गीत गाना है या किसी ने भी गाना है, तो गाना गाने से पहले उसको सुर दिया जाता है। तो मैंने कहा नहीं, हम सुर नहीं देंगे। आपको अपने आप को इतना पारंगत करना है अभिनेता अभिनेत्री को कि आपने उसी सुर से उस गाने को उठाना है। क्योंकि आप संवाद बोल रहे हैं, संवाद बोलने के बाद तुरंत ही आपने गीत गा दिया है। अब जो आप गीत गा रहे हैं वो संवाद का हिस्सा बन सके, वो संवाद बन सके, इसलिए जरूरी यह है कि आपको वो सुर आपके कान में होना चाहिए और आप उस सुर को उठाइए और गीत गाइए। तो आप में अभिनयता ज्यादा आएगी, गाने में अभिनय पक्ष, अभिनय अंग ज्यादा निकल कर आएगा जब आप उसको बिना सुर लिए हुए गाएंगे। तो इसका अभ्यास कराते थे हम, इसीलिए मेरे नाटकों की महीनों रिहर्सल हुआ करती थी। ऐसे ही नहीं था, इसलिए कभी भी हमने सुर नहीं दिया, क्योंकि उससे फिर क्या होता था ना, आपने संवाद बोला और अचानक आपने गाना गा दिया, तो दर्शक को एक झटका लगता, अरे ये क्या। तो इस तरह से वो संवाद का आनंद लेता है, वो गीत का आनंद नहीं लेता है। गाते गाते ठीक है, वो म्यूजिकल हो गया तो उसका आप एक म्यूजिक का आनंद भी लेते हैं, वो दर्शक ले सकता है, होता है ऐसा। लेकिन हमने उस वो जो एक भ्रम की स्थिति है, पारंपरिक लोक नाटकों के तत्वों को यूज करते हुए भी हम कैसे एक भ्रम की स्थिति पैदा करते जा सकते हैं, एक जिज्ञासा कैसे बराबर बनाए रख सकते हैं, इसकी मेरी चेष्टा होती थी और इसलिए मैं उसका उस तरह से इस्तेमाल करता था। तो ये एक बहुत बड़ी चीज थी जो मुझे उसमें काफी सफलता मिली, क्योंकि मेरे पास जितने अभिनेता अभिनेत्रियां थे वो बड़े अच्छे गायक थे, उन्होंने बड़ा उस पर काम किया। अब नीलेश मिश्रा, वो सूत्रधार होता था, उसने इस पे बहुत काम किया, उसने बहुत इसमें गतियां अपने ढंग से तैयार की। उसमें श्वेता घोष आई, फिर पूजा वर्मा आई, कविता कुंद्रा आई, वाणी सिंह आई। तो ये इन्होंने अपने नृत्य से उसको और बढ़िया बनाने के, और जो ये सारे गायक बहुत अच्छे गायक थे, गाते बहुत बढ़िया थे ये। उसी तरह से हमारे पुरुष पात्रों में भी सिर्फ अकेला गाने वाला नहीं था, सारे के सारे गाने वाले थे। और उसमें एक और जो बड़ी अच्छी बात थी मेरे ग्रुप के साथ, कि जितने साजिंदे थे जो वो सारे अभिनेता थे। अहिंदर था वो
हारमोनियम बजाता था, अशोक पांडे वो ढोलक बजाता था, धर्मेंद्र मोहन नाल बजाता था, प्रहलाद गाने वाला था, मैं करताल बजाया करता था, तो कन्हैया प्रसाद वो भी करताल बजाया करता था, बांसुरी बजाया करता था। तो इस तरह झुन्नू श्रीवास्तव वो ताशा बजाता, ताशा बहुत अच्छा बजाता था। एक लड़का था जो वो शंख बहुत अच्छा बजाता था, विनीत कुमार झा बहुत अच्छा गाता था। और जो पहला जो हमने नाटक किया आमली, एक कहानी थी, उसका नाट्य रूपांतरण हमने किया था, तो उसका जो म्यूजिक दिया वो आनंद मोहन पाठक ने दिया। वो इस तरह से उसके सुर सजाए उसने, ये कहने की हद नहीं। और पारंपरिक लोक धुनों को हमने चुना, और मैंने अपने संगीत को किसी एक रीजन तक, बिहार के किसी एक रीजन तक ही सीमित नहीं रखा। उसमें हमने अंगिका की धुनें भी ली, हमने वज्जिका से भी लिया, हमने विदापत संगीत भी लिया, हमने झूमर भी लिया, यानी भोजपुरी और मगही इलाके के संगीत को भी लिया। तो पूरे बिहार के रीजन को जहाँ से भी मुझे उसके तत्व मिले, और ऐसा मुझे लगा, क्योंकि जब हम संगीत पे काम करते थे, तो धुनों का जब चुनाव करते थे, तो ये धुनें कौन सा प्रभाव पैदा कर रही हैं, ये मैं देखता था। और जब तक वो प्रभाव पैदा अगर नहीं कर रही हैं, तो हम धुन बदल देते थे, फिर नई धुनें खोजते थे, या कुछ धुनें लेके फिर उन धुनों को और आप इम्प्रोवाइज करिए, जो हमारे म्यूजिक डायरेक्टर होते थे वो करते थे। तो इस तरह से बिल्कुल एक नई चीज हम लाने की कोशिश कर रहे थे, और उसमें हमें सफलता मिलती जा रही थी। दूसरा नाटक मैंने मृच्छ कट्टिकम किया, जो माटी गाड़ी, शूद्रक का संस्कृत नाटक है, वो बड़ा जबरदस्त नाटक, और उसको हमने एडॉप्ट कर लिया है इसमें भोजपुरी में। अब उसमें भोजपुरी जो नट है, नटी है और विदूषक है, ये भोजपुरी गीत गाते हैं और बोलते हैं, ये सब करते हैं। और उसमें भी कई तरह से, अब जैसे उसमें माटी गाड़ी है, अगर आपने नाटक पढ़ा हो तो माटी गाड़ी का नाम जो है, माटी गाड़ी नाम है नाटक का, तो इसका कोई इंपॉर्टेंस होना चाहिए। ये क्यों है उस नाटक का नाम माटी गाड़ी? अब वो पता नहीं लगता था, रेफरेंस के तौर पे उड़ जाता था। तो मैंने खास करके माटी गाड़ी स्टैब्लिश हो सके, उस समय एक खिलौना गीत रखा, जब वो रोसैन को रोसैन खेलने के लिए या उसके लिए वो रोता है, तो उसकी माँ उसको एक थप्पड़ मार देती है, और बसंत सेना वहीं पर होती है। तो वो फिर उसके पास जो वो माटी गाड़ी उसको दी जाती है बच्चे को खेलने के लिए, तो उस माटी गाड़ी को वो अपने गहनों से लाद देती है, और उस मंच पर नृत्य की मुद्रा में यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, वो पूरे स्पेस को एक बच्चा जिस तरह से खेलते हुए कवर करता है, वो दोनों कवर करते हैं। वो करीब 3 साढ़े 3 मिनट का वो गाना है, और उस गीत से वो नाटक का अर्थ स्पष्ट हो पाया कि इस नाटक का नाम माटी गाड़ी क्यों है। तो इसलिए जब इस नाटक का प्रदर्शन दिल्ली में जब हुआ 90 में, शायद 91 में शायद हुआ था, तो नेवी जी भी देखने आए, तो बहुत सारे लोग देखने आए, तो उन्होंने, अब ये देखना चाहता हूँ, कुछ प्रश्न तो ऐसे दिखाई नहीं दे रहे हैं, प्रश्न तो ऐसा कोई विशेष दिखाई नहीं दे रहा है। अब एक महेंद्र प्रसाद सिंह हैं बिहार के, विशेषकर भोजपुरी लोक नाटकों के तत्वों को आपने अपने हिंदी नाटकों में लिया और एक शैली का नाम दिया विदेशिया। इसे राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के छात्रों को भी सिखाना चाहिए। अब ये तो ऐसा है कि बलवंत जी का सुझाव है, अंत में उनका फ़ोन नंबर या ईमेल साझा करें, ताकि वो समय सीमा प्रश्न उत्तर हो सके, तो जिज्ञासा बेहतर हो। तो खैर,
तो जहाँ तक आपका ये प्रश्न है, आपका प्रश्न तो ठीक है कि जो भी नई चीज़ें हमारे नाटक के माध्यम से तैयार हो रही हैं, कहीं भी हो रही हैं देश में, तो राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय चूँकि वो है, तो वहाँ जो कुछ भी ये नई भाषा, नई रंग भाषा जो हम लोगों ने उस समय तैयार की थी, वो उस 1984 वाले उस काल में जिन लोगों ने, या उसमें बलवंत ठाकुर जी भी हैं, उसमें बंसी कौल हैं, उसमें भानु भारती है, अ, उर्मिल कुमार थपलियाल हैं जिन्होंने हिंदी बेल्ट में इस तरह से काम किया था, और उनके नाटक बड़े प्रसिद्ध हुए और वो आज तक उस पे काम करते आ रहे हैं। शैली का संगीत नाटक अकादमी ने जो ये योजना चलाई थी, उसका ये मतलब नहीं था कि हम जब तक आपको पैसा दे रहे हैं या एक दो नाटकों में दे रहे हैं तो आप तब तक उसको कीजिए, उसके बाद बंद कर दीजिए। उसका मकसद ये था कि आपने अगर किसी नई रंग शैली का सृजन किया है तो आप उसका इस्तेमाल कीजिए, लगातार करते रहिए। मैं तो उसके बाद करता रहा हूँ। मैं आज तक नहीं उसे बोला हूँ, और चूंकि मैं फिर दिल्ली चला आया तो पटना से मेरी संस्था उस तरह से निष्क्रिय सी हो गई, तो दिल्ली में मुझे उस तरह का के लोग नहीं मिल पाए, संगीत वाले और गाने वाले, तो इसलिए ये मेरा दुर्भाग्य है। लेकिन मेरी अभी भी इच्छा होती है, मैं पटना जाके उस पे और भी काम करना चाहता हूँ। तो ये काम अ, आगे बढ़ना चाहिए, जितने भी लोगों ने ये किया है, क्योंकि ये ज़ाया नहीं जाना चाहिए। ये एक डॉक्यूमेंटेड होना चाहिए, और ये मुझे लगता है कि भारतीय रंगमंच में हम इन सारे निर्देशकों ने जो उस समय 1984 का की उस योजना के अंतर्गत जो निर्देशक सामने आए, उन्होंने बहुत बहुत जबरदस्त काम किया, और एक भारतीय रंगमंच को एक नई नई दिशा सी दी है, और एक नई पहचान भी हमारे भारतीय रंगमंच की बनी है, जो बिल्कुल जो वेस्टर्न थिएटर है, वेस्टर्न थिएटर की भी अपनी हमारे भारतवर्ष में पहचान है, हम उसके विरोधी, मैं बिल्कुल उसका विरोधी नहीं हूँ, लेकिन हमारी अपनी भी एक पहचान इस तरह से बन रही है, और इसका संरक्षण, इसका संवरण संस्थाओं को करना चाहिए, क्योंकि सारी संस्थाएं उतनी आर्थिक रूप से संपन्न नहीं हैं कि इन चीज़ों को वो लगातार कर सकें। उनके अपने-अपने कारण हैं, अपने अब जो कलाकार जुड़े हुए हैं, उनकी अपनी समस्याएँ हैं, उनकी आर्थिक समस्याएँ हैं, उनके उनके करियर की समस्याएँ हैं। ये सारी बहुत सारी बातें हैं, जिन पे बैठ के एक बड़ा विशाल हमें योजना बनाने की ज़रूरत है, तभी वो हो सकता है। वो सिर्फ़ किसी एक भाषण से से नहीं होगा, क्योंकि भारत जो है वो एक भाषा का देश नहीं है। 2018 की जो सेंसस है उसमें उसमें वो कहता है कि इसमें भारतवर्ष में 19,555 या 559 बोलियां बोली जाती हैं। अब बताइए इतनी बोलियां, और जो 10,000 और 10,000 के आसपास जो लोग बोलियां बोलते हैं उनकी संख्या 121 है। 121 ऐसी कम्युनिटीज हैं जिनकी जो 10,000 तक की संख्या में वो बोली बोली जाती है। हमारे यहाँ तो ये है ना कि कोस कोस पे पानी बदले, और 2.5 कोस पे या 4 कोस पे बानी। तो विशाल देश है, इतनी इतनी सारी बोलियां हैं, हमारा अपना इतना कल्चरल वैरायटी इतनी है, वो सब कुछ है। लेकिन अब हिंदी हमारी एक संपर्क भाषा है, बाकी सारी बाकी सारी बोलियां हैं, और जो ये बोलियां बोलने वाले हैं वो हिंदी भी बोलते हैं, और संपर्क भाषा के रूप में हिंदी हमारे सामने आती है। तो इसलिए इस संपर्क भाषा को ध्यान में रखते हुए हमें उन बोलियों का भी संवरण करना है, और उन बोलियों को हिंदी में भी समाहित करना है, ताकि हिंदी का रंगमंच भी बना रहे, हिंदी भी बनी रहे। क्योंकि अंततोगत्वा आपको किसी न बाजार की भाषा या बोलचाल की भाषा सिर्फ वहीं तक सीमित नहीं ना है जहाँ तक मेरी मेरी कम्युनिटी है। हमने दूसरी कम्युनिटी के साथ भी इंटरैक्ट करना है, दूसरे लोगों के साथ भी इंटरैक्ट करना है। तो सब सब अपनी-अपनी ही भाषाएँ बोलेंगे तो बड़ा मुश्किल है, कैसे ये अ, संवाद कैसे होगा? तो इसलिए एक संपर्क भाषा है, और ये एक बड़ी अच्छी बात है कि हिंदी हमारी एक संपर्क भाषा है, जिसके रूप में हम सारी भाषाओं से बातचीत कर सकते हैं, और हिंदी जो समृद्ध भी हुई है, वो इन सारी बोलियों की वजह से हुई है। इन सारी बोलियों के मुहावरे हम आज इस्तेमाल करते हैं अपनी-अपनी भाषा, जब हम हिंदी बोल रहे हैं। राजस्थानी कोई हिंदी बोल रहा होता है, तो वो राजस्थानी मुहावरे इस्तेमाल करता है। बिहार का कोई हिंदी बोल रहा होता है, तो वो भोजपुरी के मुहावरे इस्तेमाल करता है, मगही के इस्तेमाल करता है, मैथिली के इस्तेमाल करता है। इसी तरह से यूपी में है तो वो अवधी के इस्तेमाल करते हैं, या खड़ी बोली के इस्तेमाल करते हैं, या भोजपुरी के इस्तेमाल करते हैं। वहाँ भी बड़ी संख्या में भोजपुरी बोली जाती है। तो इसलिए भाषा
को लेके बहुत ज़्यादा वो हमें, हाँ, ठीक है, बोलियों में हमारी सारी संस्कृति वहाँ पे है, उसका उसका इस्तेमाल होना चाहिए, नाटक में होना चाहिए, बहुत ज़रूरी बात है। और ये इसमें हम लोग ने किया भी, जिनके मैंने नाम लिए हैं, अलकनंदन ने मध्य प्रदेश से, वो भी उसने भी ये काम किया था, और उसने भी काफ़ी अपनी उन लोक भाषाओं पे नाटकों पे काम किया। उसके बाद बहुत सारी संस्थाएं पूरे देश में अपने अपने ढंग से म्यूजिक को लेके काम करती रही हैं। लेकिन वो सिर्फ म्यूजिक नहीं है, आपको बहुत गहरी रिहर्सल, बहुत गहरी प्रैक्टिस की जरूरत है, बहुत गहरे प्रशिक्षण की जरूरत है, तभी जाके हम उसको उस उस फॉर्म को हम जीवित कर पाएंगे, हम जीवित रख सकते, तभी हम दुनिया को दिखा सकेंगे कि हम देखिए हमारी हमारी ये संस्कृति है। हम टूरिज्म में ये सारी चीजें हमारे काम आ सकती हैं। अगर उस तरह से नाटकों की तैयारी हो, उस तरह से ग्रुप्स की तैयारी हो, तो हमारा जो ये जो टूरिज्म होता है, जो बाहर से टूरिस्ट आते हैं, कल्चरल टूरिज्म हम इसको एक नाम दे सकते हैं, उसमें हमारे इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल हो सकता है, और हम अपने काम को आगे बढ़ा सकते हैं। उसमें रोजी रोटी भी जुड़ सकती है, रोजगार भी मिलेंगे, कलाकार समृद्ध भी हो सकते हैं। अब तो हमारी शिक्षा नीति बदल गई है, उसमें अब ये सारी सांस्कृतिक जितनी भी गतिविधियां हैं, इनमें आप अब डिग्रियां हासिल कर सकते हैं, सर्टिफिकेट्स ले सकते हैं, तो आपका आपका बहुत विकास हो सकता है। अब किसी का माता पिता जो है वो बच्चे को डांटेगा नहीं कि तू नाटक नहीं कर सकता है, तू डांस नहीं कर सकता है, तू गाना नहीं गा सकता है। ये तो बड़ी अच्छी बात है, और इससे हमें हमें खुश होना चाहिए। और इस तरह की एक बड़ी योजना चाहिए, चूंकि देश बड़ा है, वो किसी एक के कहने पर ये उस तरह से नहीं है। हमारा जो अपना पारंपरिक लोक नाट्य है, हर एक प्रदेश का अपना अपना कुछ है। उन सब के हर प्रदेश में अगर अपने अपने इस तरह के संस्थान हो जाएं, और वहां उनकी शिक्षा मिलने लगे, और वहां बाकायदा प्रशिक्षित किया जाए छात्र छात्राओं को, तो बहुत कुछ हो सकता है। नाट्य शास्त्र है, नाट्य शास्त्र को लेके बहुत बड़ा काम हो सकता है। नाट्य शास्त्र की कितनी संस्थाएं इस भारत में बनाई जा सकती हैं कि नाट्य शास्त्र के आधार पर लड़कों लड़कियों को नाट्य प्रशिक्षण दिया जाए, नाटक कराए जाए, संस्कृत के नाटक कराए जाए, और भी नए नाटक कराए जाए। तो किस तरह से ये होता है। और एक जो आधुनिक रंगमंच है, जिसमें हम जिसको हम सिंथेटिक कहते हैं, या सिनर्जी कहते हैं, या जोड़ जाड़ कहते हैं, जिसमें वेस्टर्न थिएटर भी है, भारतीय रंगमंच भी है, सब कुछ है, वो भी वो भी जीवित रहे, वो भी उस तरह का भी काम हो। तो ये सारा जब तक इतना व्यापक रूप से हम उन सारी चीजों को जोड़ेंगे नहीं, तब तक ये ये संभव नहीं है। हम हल्ला ही करते रह जाएंगे। हम कहते हैं दर्शक 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 कहाँ से आएंगे। भारतीय रंगमंच जो हिंदी, खास करके मैं अगर हिंदी रंगमंच की बात करूं, तो हिंदी रंगमंच तो समाज से जुड़ा ही नहीं है, समाज की जरूरत ही नहीं बना। हम जब तक समाज की जरूरत नहीं बनेंगे, तब तक हमारे हिंदी नाटक का उद्धार नहीं हो सकता है। हम रंगकर्मी बढ़ते चले जा रहे हैं, बेतहाशा बढ़ते चले जा रहे हैं। छोटे छोटे वर्कशॉप्स होती हैं, उसमें वो प्रशिक्षण ले लेते हैं, और उसके बाद वो नाट्यकर्मी हो जाते हैं। अब नाट्यकर्मी तो हो ही गए हैं, प्रशिक्षण लिया है तो अब वो नाटक करते हैं। लेकिन वो कैसा नाटक करते हैं, क्या नाटक करते हैं, किसके लिए नाटक करते हैं, उनके पास वैसी वो समझ बन भी पाई है या नहीं बन पाई है। एक 15 दिन की हम वर्कशॉप में कह देते हैं कि एक अभिनेता मैंने तैयार कर दिया, एक अभिनेत्री मैंने तैयार कर दी। हमने कितनी बड़ी गलत फहमी उन लड़के लड़कियों के मन में पाल दी है कि तुम रंगकर्मी हो गए हो, जबकि वस्तुतः ये है कि इसमें वर्षों लग जाते हैं, वर्षों लग जाते हैं। आप किसी एक क्षेत्र में अपने आप को प्रशिक्षित अगर करना चाहते हैं तो भी, तो लेकिन हम 15 दिन में, 20 दिन में, 21 दिन के एक वर्कशॉप में उसको एक सर्टिफिकेट दे देते हैं, और उसमें एक भ्रम पाल देते हैं, वो बेचारा भटकता रहता है। तो इससे हमारे हिंदी रंगमंच का, इन सब का बड़ा नुकसान हो रहा है। तो हमको उसके साथ इस तरह से जोड़ना पड़ेगा कि हमें वैसे सीरियस थिएटर एक्टर्स या एक्ट्रेसेस चाहिए जो लंबा समय दे सकें, 1 साल दे सकें, 2 साल, 3 साल दे सकें, और वो सीखें, फिर उसके बाद वो प्रदर्शन में आए। यहाँ सीख रहा होता है आदमी, और शाम को जाके नाटक कर रहा होता है। बहुत सारे ऐसे मैंने लड़के लड़कियां देखे हैं, जो चाहे राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में हो, चाहे श्री राम सेंटर में हो, चाहे कहीं भी हो, वो सुबह वहां पे पढ़ाई करते हैं और शाम को कहीं नाटक कर रहे होते हैं। तो आपने जो किया है उसको
अपने अंदर आत्मसात करने का, मनन करने का समय कहाँ दिया आपने अपने पर? अपने पे वो समय देना पड़ेगा। जब आप अपने पे समय दे देंगे, तो फिर जब आप अभिनय करेंगे, इतनी इतनी जल्दीबाजी क्यों है? इतनी जल्दीबाजी से आपका ही नुकसान होने वाला है। तो इसलिए उसको आत्मसात कीजिए। आत्मसात करना चीज़ों को बहुत ज़रूरी है। इसीलिए दर्शक नहीं बढ़ता है, क्योंकि 10 दिन में, 15 दिन में हम एक नाटक कर देते हैं और उसके बाद हम हल्ला करते हैं कि दर्शक नहीं है। आप एक शहर में रहते हैं, उस शहर की 5 लाख अगर आबादी है, तो हम जितने भी रंगकर्मी हैं, ज़रा अपने मन पे, दिल पे हाथ रख के बात करें कि मैं एक नाटक के कितने प्रदर्शन करता हूँ? 10 प्रदर्शन आप करते होंगे। चलिए 20 प्रदर्शन आप एक नाटक के करते होंगे। कितने दर्शकों ने देखा? एक नाटक को अगर आप बहुत ज़्यादा कहते हैं कि 500 लोग मेरे इस नाटक को देख रहे थे, तो 10,000 लोगों ने देखा। अगर हर दिन आपका हाउसफुल है तो 10,000 लोगों से आप आप जो है जनता से जुड़ गए क्या? नहीं। आपको एक-एक नाटक के सैकड़ों प्रदर्शन करने होंगे, तब आप जनता से जुड़ पाएँगे। इसका ये मतलब हो गया कि हर रोज़ आपको एक प्रदर्शन करना पड़ेगा, चाहे कोई भी संस्था हो, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में काम कर रही है, किसी भी फॉर्म में काम कर रही है। अगर आपको जनता से जुड़ना है, तो आपको लगातार उसको वो सारी चीज़ें परोसनी होंगी। हर रोज़ कर रहे हैं आप। है ही नहीं वो, हमारे पास वो सुविधा ही नहीं है। हम मुझसे कोई पूछ रहा था कि अच्छा फ़िल्म में तो सुपरस्टार हो जाते हैं, स्टार्स हो जाते हैं, थिएटर में क्यों तो कोई स्टार नहीं है? तो मैं कहता हूँ भई थिएटर में स्टार हम ही कह देते हैं कि नाटक वाले ही कहते हैं कि ये स्टार है, दर्शक तो नहीं कहता है। हेलो, हेलो, हाँ जी, अच्छा जी, ठीक है, मैं कर रहा हूँ। ओके, 2 मिनट। तो अब इस तरह से हमें लगातार इस पे काम करना होगा। भाषणबाजी से काम नहीं होगा और उसको सीरियसली आपको अपनाना पड़ेगा, तभी तभी जाके ये होगा। और मैं मैं अपनी तरफ से जितना कर सकता था मैंने किया, उसका कुछ कुछ फ़ायदा हुआ है। उसे मैं ये कहूँ कि हमने बहुत बड़ा पहाड़ तोड़ दिया, ऐसा नहीं है। उसी तरह से सबको लगना पड़ेगा और मेहनत करनी होगी और ये बड़ी लंबी यात्रा है। अब देखिए हमारे भारतवर्ष में जो दूसरे प्रदेश हैं, वो अ, हिंदी नाटक से ज़्यादा उनका नाटक समृद्ध हो चुका था। वो पहले से ही समृद्ध था। उनकी उनकी जो यात्रा है, परंपरा है, वो 100-100 वर्ष या 2-200 वर्ष पुरानी है। हमारे हिंदी नाटक की परंपरा 200 वर्ष पुरानी नहीं है। हमारे हिंदी में नाटक लिखे ज़रूर जाते रहे हैं। 200 वर्ष पहले भी लिखे जाते रहे, लेकिन किए नहीं। जब तक वो आएँगे नहीं मंच पर, तब तो वो परंपरा बनेगी नहीं ना। तो इसलिए उस परंपरा को बनाने के लिए हम सारे हिंदी वालों को बहुत काम करने की ज़रूरत है। हमें हमें नए सब्जेक्ट चाहिए, हमें नई जो समस्याएँ हैं, जो जनता से जुड़ती हुई समस्याएँ हैं, उनमें उनमें जाना पड़ेगा। तभी जाके हम अच्छे नाटक हमें मिल पाएँगे। हम सिनेमा का कॉम्पिटिशन नहीं कर सकते हैं, उससे हम कम्पीट नहीं कर सकते हैं, वो एक अलग विधा है। उसका एक अपना अ, आनंद है। लोग उस तरफ जाएँगे चूँकि वो ग्लैमर भी है, प्रतिष्ठा भी देता है, पैसा भी देता है और रंगमंच ये तीनों नहीं देता है। तो इसलिए ये बड़ा कठिन काम है, ख़ास करके हिंदी बेल्ट में। तो जब भी हम नाटक करें तो नाटक के कम से कम 50 शोज़ या 100 शोज़ की एक साथ जब तक हम अ, योजना नहीं बनाएँगे तो मुझे नहीं लगता कि ये सफल हो पाएगा। बातें बंधुओं बहुत हैं, चूँकि मैं 73 साल का हूँ, 58 साल हो गए मुझे ये काम करते हुए, नाटक करते हुए, कराते हुए, पढ़ाते हुए भी, तैयार करते हुए भी। तो बहुत सी बातें हैं जो 1 सवा घंटे में समाप्त नहीं हो सकती हैं। उसको बहुत गंभीरता से हमें लेना पड़ेगा और जो भी रंगमंच में लड़के या लड़कियां आ रहे हैं, दृष्टि आपकी बिल्कुल स्पष्ट होनी चाहिए कि आप क्या चाहते हैं रंगमंच से। आप किस तरह का रंगमंच करना चाहते हैं। आप कोई पॉलिटिकल थिएटर करना चाहते हैं तो पॉलिटिकल थिएटर है। आप कोई सोशल थिएटर करना चाहते हैं तो सोशल है। आप कोई किसी लोक भाषा का लोक रंगमंच में जाना चाहते हैं तो आप फिर उसी में पारंगत होइए। आप नौटंकी करना चाहते हैं, आप क्या करना चाहते हैं, आप तमाशा करना चाहते हैं। तो जितने भी तरह की हमारी यहाँ की फॉर्म्स हैं, उन
फॉर्म्स में जाना चाहते हैं, तो आपको मेहनत करने की ज़रूरत है। आपकी दृष्टि संपन्न होनी चाहिए और ये तभी आप और हम सब इसमें सफल हो सकेंगे। ये एक बड़ी लंबी अनंत यात्रा है। इसलिए इसे ये मान के चलें कि हमें बहुत लंबे अरसे तक चलना है और बीच में थक गए, हार गए, तो फिर तो अ, आपको भी निराशा होगी, हताशा होगी। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप जितने लोग भी मुझे सुन रहे हैं, उन सब का बहुत-बहुत आभारी हूँ, बलवंत जी का आभारी हूँ। उन्होंने मुझे ये अवसर दिया अपने मन की कुछ बातें कहने का और नटरंग का, उनके सारे सहयोगियों का आज सुबह से ही हम लोग कई बार आपस में वार्तालाप कर चुके हैं। तो खैर, तो इन सारी बातों के साथ मैं अपनी तमाम शुभकामनाएं आपको देता हूँ। धन्यवाद। नमस्कार।